नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर वालिया अपने सभी व्यूअर्स का देश विदेश में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे दर्शकों का मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा हमने आपको कहा था, आप हमें अपनी सजेशन भेजिए, हम उस पर एकदम अमल करेंगे। और जैसा हमारे अंबाला के बहुत से व्यूअर्स ने, मैं अंबाला की बात करूं, हरियाणा के अंबाला की, जहां से आज हम ये प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं, बहुत से हमारे साथियों ने ये बात की कि एक युवा छात्र नेता हैं और वो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के शीर्ष नेता हैं, आगे चल के काम कर रहे हैं। निर्मल सिंह जी ने जो यहाँ पर हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट हरियाणा का बनाया था, उसके अंबाला में छात्र नेता हैं और वो छात्र नेता रहे हैं अपने समय में। एस ए जैन कॉलेज जो हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज था, एस ए जैन कॉलेज, उसमें वह उसकी यूनियन में 1993-94 के करीब वो यूनियन में जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। शुरू से ही कुछ करने में विश्वास रखते हैं। और आज हमारे साथ हमारे मध्य हैं मनोज शर्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट प्रदुमन सचदेवा जी हमारे बीच हैं। प्रदुमन जी, आज तो मैंने नाम ठीक लिया हमारे व्यूअर्स के लिए, कई बार मैं आपका नाम प्यार से कुछ और ले लेता हूँ। हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं आपकी इजाजत से। मनोज जी, सबसे पहले हम स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। और ज्वलंत मुद्दा जो अंबाला के लोगों ने जो बताया कि आप एक मुद्दा, बच्चों की फीस का मुद्दा, स्कूलों का मुद्दा जो आप लेकर निकले हो, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम कोई बात तो कर रहा है, कोई आगे तो नौजवान नेता आया। जो अंबाला में कमी रही है नौजवान नेताओं की, आप आगे तो निकले और आपने फीसों की बात जो उठाई, ये क्या मुद्दा है, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। पहले 1-2 मिनट आप अपनी बात रखें। सर, सबसे पहले तो मेरा आकाशदीप के दर्शकों को नमस्कार, सभी दर्शकों को थोड़ा लाइव लाओ। सबसे पहले मेरा आकाशदीप के दर्शकों को, दीप एक्सप्रेस के दर्शकों को नमस्कार। मेरा मुद्दा ये है सर जी कि सरकार जो है ऐसे कटघरे में खड़ी है जो दोगली पॉलिसी करके अभिभावकों के साथ जी, जहां जहां मैं भी अभिभावक हूँ और शहर के और हिंदुस्तान के सभी अभिभावकों के साथ वो दोगली पॉलिसी चाल से चल रही है। दोगली पॉलिसी चाल से ऐसे चल रही है, उन्होंने इतनी महामारी होने के बावजूद भी लोगों को इतना प्रेशराइज किया हुआ है स्कूलों के माध्यम से जी, क्योंकि स्कूलों के माध्यम से ऐसा, क्योंकि वो हर छोटे मोटे रोजगार वाले व्यक्ति से, दुकानदार से, फैक्ट्री वाले से तो प्रेशर बना रही है कि आप अपने वर्कर्स को पे दो जी, अगर नहीं दोगे तो हम मुकदमा दर्ज कर देंगे, जबकि उनके पास पैसे नहीं है, वो उनके पास पैसे नहीं है, वो पे दे नहीं पा रहे हैं जी। और दूसरी तरफ उन्हीं के स्कूल्स जो सरकार चलाती है जी, यहाँ सरकार जिन मैनेजमेंट्स के साथ मिलके सरकार उनको उलझाने की कोशिश कर रही है मैनेजमेंट्स के थ्रू कि बच्चों से फीस ले लो। क्या सरकार का ये औचित्य बनता है कि वो इस वक्त इस महामारी के समय उन मिडिल क्लास फैमिलीज से अपनी फीसें चार्ज करें? यहाँ पे शर्मा जी, मनोज शर्मा जी, एक चीज आपने बात की कि सरकार का आपने 2-3 बार नाम लिया, सरकार ये कर रही है, जबकि सरकार के तो सरकारी स्कूल हैं, उसमें कोई फीस क्या है क्या नहीं सभी को पता है। लेकिन ये जो मुद्दा है प्राइवेट स्कूलों का, इसमें सरकार सीधी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, इसके बारे में कुछ कहेंगे? सर, हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने थोड़े दिन पहले एक 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है हिंदुस्तान में। जी दिया। वो पैकेज किस चीज के लिए दिया है? वो पैकेज में हमें ये नहीं समझ आया कि पहले लोगों को लगा था कि शायद हमारे तक कुछ पहुंचेगा। मिडिल क्लास फैमिली जो सबसे ज्यादा फंसी पड़ी है इस वक्त जी, क्योंकि गरीब को कहीं ना कहीं उनके राशन कार्ड पे, संस्थाओं के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल रहा है। अमीर लोग तो अमीर हैं ही, लेकिन जो मिडिल क्लास इस वक्त फंसा पड़ा है, वो पैकेज किसके लिए था और किस तरीके का था, वो सरकार अपना सबसे पहले क्लियर करे कि हमने वो पैसे किस लिए दिए। उन्होंने दूसरे दिन हमारी वित्त मंत्री जी ने कह दिया था कि 90,000 करोड़ रुपए हम बिजली बोर्ड को दे रहे हैं जी, लेकिन बिजली बोर्ड तो हमारे से आज भी बिल मांग रहा है। नहीं शर्मा जी, अगर हम बात करें, 1 मिनट में इंटरव्यू कर रहा हूँ, या तो हम खुली बहस करें 20 लाख करोड़ की कि कहाँ दिया, कैसे दिया, एक पॉइंट हम लेते हैं। पहले शिक्षा की बात कर रहे, शिक्षा की बात पे ही आ रहा हूँ कि क्या सरकार का ये औचित्य नहीं बनता
जी। कि वो स्कूलों को भी कुछ अपनी तरफ से दे, हाँ, और कुछ स्कूल मैनेजमेंट्स अपनी तरफ से डाल के जो टीचर्स हैं, हम ये नहीं कहते टीचर्स की पे ना दो, क्योंकि उनका भी परिवार है, बच्चे हैं, सब पालने हैं, उनको जरूरी है, तो उनका मैनेजमेंट्स का भी फर्ज बनता है, सरकार का फर्ज बनता है अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डाल के वो टीचर्स का घर चलाए जी। लेकिन वो उन गरीब पेरेंट्स को, मिडिल क्लास लोगों को ना फंसाएं कि आप अपनी फीस अभी दो, फीस जमा करवाओ। उधर सरकार कह देती है कि कोई बात नहीं, आप इस वक्त इनको 3 महीने के लिए एक्सटेंड करके किस्तों में ले लो। तो सर आप तो पक्ष तो स्कूल का ही ले रहे हो ना, फिर कहीं आप रिलीफ तो दे नहीं रहे ना, वो जाके लास्ट में फंस जाएगा जिसके पास आज नहीं है कुछ देने के लिए, तो 2 महीने बाद कहां से दे देगा। शर्मा जी, एक चीज हमारे साथ हमारे प्रदुम्न जी भी बैठे हैं कि आपने कहा कि मीडियोकर जो हमारे बीच के लोग हैं, या तो बहुत हाई लोग हैं, उनको कोई परवाह नहीं, उनके बच्चे तो गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, जो नीचे का तबका है, गरीब तबका है, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में या झुग्गी झोंपड़ियों में जहाँ भी सरकार दे रही है, चाहे उनको मिड डे का लालच दे के स्कूल में बुलाती है, जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन मीडियोकर फैमिलीज जो हैं, आप उनका जिक्र कर रहे हो। शर्मा जी, मैं एक चीज आपको बताऊं, आप मेरे से ज्यादा घूमते होंगे शहरों में, देखते ही हैं, अब तो लॉकडाउन खत्म है, आप किसी भी दुकान पे देख लीजिए, लॉकडाउन के बाद जब एकदम लॉकडाउन खुला, चलो राशन की दुकानों को आप छोड़ देते हैं, राशन एक नीड है, जहाँ जरूरत है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में देख लो, आप शराब के ठेकों में देख लो, कहीं भी देख लो, आप किसी भी दुकान में देख लो, आप एक तो होता है नीडी के जरूरतमंद चीजें, एक होता है लग्जरी, आप लोगों की लाइनें लग्जरी लेते हुए कपड़ों की दुकानों में, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में और शराब के ठेकों पे लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, सारे ही ज्यादातर मीडियोकर फैमिली के हैं कि बच्चे की फीस देने के लिए हम कह देते हैं भाई हमारे पास भाई ये नहीं वो नहीं। मैं एक बात रख रहा हूँ, एक पक्ष रख रहा हूँ आपको, क्योंकि आप तो बहुत बढ़िया आज हमारे डिस्कशन में बैठे हो कि एक तरफ तो माँ बाप कह देते हैं जी है ही नहीं जी, हम तो ये हो गया जी, शराब पीने के लिए हमारे पास पैसे हैं, एकदम नवी गाड़ियां बुक कराने के लिए। आप हैरान होंगे कि अम्बाला में हमने डाटा निकाला है, हम 1-2 दिन में आपके सामने लेके आएंगे कि कई व्हीकल बिके हैं, लेने भी चाहिए व्हीकल, अगर लोगों के मीडियोकर फैमिली के पास पैसे तभी खरीद रहे हैं। इतने टेलीविजन बिक गए अम्बाला में, अभी इतने फ्रिज बिक रहे हैं, रेफ्रिजरेटर बिक रहे हैं, आपके एसी बिक रहे हैं, पखे बिक रहे हैं, कूलर बिक रहे हैं, आपका हर एक सामान बिक रहा है। कपड़ा मार्केट में आप चले जाओ, कपड़ा मार्केट के दुकानदार अब ये कहने लगे कि हमें तो जी लॉकडाउन खोलो, हम तो अपनी दुकानें 24 घंटे जैसे पहले भूखे मर रहे हैं इस वक्त। तो ग्राहक भी तो आ रहा है, ग्राहक आ रहा है, लेकिन मतलब आप कहो कि वो इनकम कर रहे हैं, इनकम ऐसा कुछ नहीं है, लोग कोई परचेज नहीं कर रहा। देखो सर ऐसा है, कस्टमर जो 2-2, 3-3, 4-4 महीने से, गर्मी का सीजन है, इलेक्ट्रॉनिक सीजन, इसलिए उनको पंखे खरीदने वाले की अगर लाइन है तो एसी वाली की उतनी लाइन नहीं होगी। कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ही है ना लोगों को। पंखा खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या मतलब शराब वाले की बात करें तो वो सरकार ने क्यों शुरू की जी, लोग उससे रह रहे थे। दूसरी बात आती है कि क्या वो लोग फीस की बात आती है, तो सर स्कूल में एडमिशन के टाइम पेरेंट्स की इनकम क्या फॉर्म लिया जाता है कि आपकी कितनी इनकम है। ठीक है, तो संपन्न परिवारों को छोड़ दीजिए, उसमें गरीबी ये तो है नहीं कि स्कूल के अंदर जिसमें एक 5 लाख या 10 लाख की रिटर्न भरने वाला पेरेंट्स का बच्चा पढ़ रहा है तो वहां पे लाख वाला नहीं होगा। लेकिन इस वक्त तो मतलब उलझे पड़े हैं सब, सारा ही ताना बाना ना। हमारे पास विनोद गर्ग जी, सहजप्रीत, संजय सेठी, वरिंदर छाबड़ा जी, जावेद नदवी जी और बहुत से हमारे दर्जनों और भी नाम आए हैं। हमें हमारे एक मित्र ने सजेशन भी दिया है, वालिया जी अगर सरकार का रोल नहीं सच पे तो शॉपकीपर पर कैसे उन्होंने सरकार बोल रही है, मतलब इस तरह की उन्होंने बात की है, तो हम स्कूलों की बात करें। अगर मोहन जी इन्होंने जो बात रखी है कि स्कूलों की फीस के बारे, मीडियोकर फैमिलीज के बारे, आप इस पे क्या कहें? बिल्कुल वालिया साहब, बिल्कुल इस पे जो है, जहाँ तक ये फीस वाला जो मुद्दा है, और ये बहुत ही एक ज्वलंत इशू जो है आजकल हमारे है, ये इस पे हमने पहले भी चर्चा की है। और जैसे मनोज जी ने बताया कि जो हमारा एक मध्यम वर्गीय है, एक लेयर है, मैं पहले भी डिस्कशन में बता चुका हूँ कि
वो जो वर्ग है इस समय, क्योंकि उस वर्ग में चाहे उसमें एक सामान्य रेडी लगाने वाला भी हो सकता है, छोटी दुकान जो किराए पे लेके अपनी आजीविका, ऐसा भी है जो डे टू डे कमाने वाला भी व्यक्ति हो सकता है। उस मध्यम वर्गीय लेयर के अंदर हो सकता है उसकी बीपीएल की जो लिमिट है वो उससे आय उसकी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इतनी हो सकती है कि उसने कोई लोन ले रखा होगा, वो भी चुकाता होगा वो उसी में से। तो वो एक लेयर ऐसी है मध्यम वर्गीय परिवार जो आज इसमें एक उसके अंदर एक भावना भी पैदा हो गई है कि उसका कारोबार उसको अनिश्चितता का वातावरण हो गया जी, कि ये नहीं है कि आज की डेट में यदि उसके पास मान लो थोड़ा बहुत उसके पास पूंजी हो भी सेविंग्स की, लेकिन भविष्य में भी उसको ये लग रहा है कि ये कोरोना महामारी पता नहीं कहां, क्योंकि सरकार भी कहती है कि हमें इसके साथ रहकर इसके साथ लड़ना सीखना होगा और आगे भी बढ़ना होगा, लड़ना भी होगा। तो लोगों को ये लगता है कि इसके साथ लड़ते हुए और आगे बढ़ने के लिए हो सकता है हमारी आजीविका में कहीं ना कहीं असर पड़े। वो मध्यम वर्गीय की जो आवाज मनोज जी और भी उठाते रहते हैं, खुले मंच पे इसको उठाते रहते हैं, आज ये ज्वलंत मुद्दा है और सरकार इसके अंदर बार बार कम से कम 3-4 एडवाइजरी सरकार को इसके लिए जारी करनी पड़ी। स्कूलों को ये कहना पड़ा कि आप इसको डेफर करो पे, इसका ट्यूशन फीस आप फंड ना लो, कभी कुछ ऐसी आ रहे हैं आदेश, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक मेरे ख्याल से इसका नहीं निकला। जैसा आपने बात की मनोज जी, इन्होंने भाई साहब ने बात की कि कई एडवाइजरी सरकार की तरफ, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कई एडवाइजरीज जारी हुई, पहले हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई। उसमें ये रहा कि जब तो माफ करना पेरेंट्स का प्रेशर सरकार पे चला गया, उन्होंने पेरेंट्स की तरफ की एडवाइजरी दे दी। जब स्कूल वालों का प्रेशर चला गया, वो उन्होंने जाके अपनी कोई बात रखी तो स्कूलों की तरफ से एडवाइजरी आ गई। इसमें सरकार भी स्थिति स्पष्ट कुछ नहीं कर रही, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर वो तो देखो दोगली बात कर ही रही है सरकार। तो सरकार किसके लिए बनती है जी? सरकार आम जनता के लिए सरकार बनती है, सरकार बनती है बिजनेसमैन के लिए बनती है, कारोबारी के लिए भी बनती है, लेकिन जो मेन सरकार जो देखती है वो आम पब्लिक की तरफ उनका सरकार का झुकाव होना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या लोगों की इस वक्त क्या जरूरत है जी, लोग किस चीज से दिक्कत में है। तो सरकार को उस पर ध्यान ही नहीं है। अभी सत्यवादी ने एक बात कही थी, बहुत बढ़िया बात थी वो, कि सच्चाई यही है कि 10-15 हजार रुपए वाला आदमी एक मोबाइल, एक टीवी, कोई फ्रिज ले लिया, उसकी 3-4 हजार रुपए की किस्त उसमें चलेगी जी, 3-4 महीने से वो खा रहे हैं। एक आदमी कुछ और उसकी कोई बीमारी शिमारी है, वो छोटे मोटे खर्चे में उसकी चले गए। जो आदमी 5-5, 4-4 हजार रुपए लेके बैठे थे लॉकडाउन से पहले, वो लोग खर्च कर चुके हैं जी, उनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए। हर आदमी की सेविंग भी नहीं है, हर आदमी ज्यादा खुले में चल भी नहीं रहा है। कुछ लोग खुले में होंगे भी, वो लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, वो लाइनों में लग रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हर आदमी उलझा पड़ा है। सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि कोई प्राइवेट कंपनी किससे नहीं काटेगी, लेकिन कंपनी ने छोड़ नहीं। तो लोगों के मनोज जी, आपने चलो बात की स्कूल की बात, फिर हम कंपनी पे भी आते हैं। स्कूल की बात करें, स्कूलों के अंदर अगर हम ये देखा जाए, क्योंकि आप दोनों ही ऐसी बात कर रहे हो, शायद मुझे स्कूलों का पक्ष जो वो कहते हैं, जो प्रिंसिपल्स या उनकी मैनेजमेंट कहती है, वो भी बात में आप तक रखूंगा, उसका भी जवाब आप दें, आपकी बातों का जवाब वो देंगे। उनका ये कहना है, मैंने जो वाच किया कि हमारी जितनी चद्दर हो उतनी पाँव हमें पसारने चाहिए। हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स का ये कहना है कि हम बच्चों की 8वीं में अगर एडमिशन, 8वीं, 9th, 10th, 11th, 12th तक, कहते हैं जी माँ बाप क्या करते हैं बच्चों को, प्रिंसिपल का ये कहना है, मैनेजमेंट्स का ये कहना है कि एक फीस अलग होता है, उसके साथ ही मैं जोड़ रहा हूँ कि बच्चों को आप ट्यूशन मत भेजो, ट्यूशन ना पढ़ाओ, हम स्कूल में पढ़ाएंगे या हम इनको पूरी तैयारी कराएंगे। लेकिन कहते हैं जी 90% बच्चों के पेरेंट्स स्टेटस सिंबल समझते हैं कि मेरा बच्चा जब तक ट्यूशन नहीं जाएगा, एक नहीं 4-4, 5-5 ट्यूशनें रखते हैं। उसके बाद कहते हैं जी हमारे स्कूलों में एडमिशन करवा लेते हैं 8वीं के ऊपर के बच्चे, 11th, 12th में या 9th में, कि उनको चंडीगढ़ या कहीं और जगह कोचिंग के लिए भेज देते हैं। सर ये प्रेशर 70% तो स्कूल की तरफ से प्रेशर होता है ट्यूशन का। अच्छा, आपका ये कहना है कि ट्यूशन का प्रेशर स्कूल 70% स्कूल की तरफ से जी। कुछ पढ़ाई मतलब किस हिसाब की आ गई है कि पेरेंट्स को ट्यूशन रखनी पड़ती है, क्योंकि ट्यूशन का कारण क्या है जी। पहले पढ़ाई जो थोड़ी बहुत ऐसे तरीके की होती थी कि पेरेंट्स बच्चों को अपने घर में पढ़ा लेते थे जी, लेकिन अब वो पढ़ाई चेंज हो गई है। माँ बाप उस मतलब स्टेटस नहीं है माँ बाप का, बच्चों को अपने आप अपने तरीके से पढ़ा सकें, तो वो स्कूल की तरफ से प्रेशर होता है कि आप ट्यूशन रखो जी, ट्यूशन रखो, इसलिए पेरेंट्स को ट्यूशन रखनी पड़ती है। पेरेंट्स तो उलझा हुआ है सर,
उलझा इसलिए होता है उनको बच्चे का फ्यूचर दिखता है, बच्चे के फ्यूचर के कारण वो अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, लेकिन वो जाके उलझ जाता है। आपकी बात बहुत बड़ी है। अगर हम बात करें प्रदुमन जी के, सबसे पहले तो आजकल नहीं तो कॉलेजेस के अंदर होता था, यूनिवर्सिटी में होता था, प्रॉस्पेक्ट्स रखते थे कि भाई प्रॉस्पेक्ट्स लो आप। अब तो अगर आपने बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में कराना है, नर्सरी में कराना है, पहले तो आप प्रॉस्पेक्ट्स लो। कई स्कूलों ने तो वो 2-2 हजार 5-5 हजार रुपए का प्रॉस्पेक्ट्स ही रखा हुआ है कि जी वो लो। उसके बाद प्रॉस्पेक्ट्स आप भर के भेजेंगे, फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की, बच्चे की नहीं इंटरव्यू होगी, पेरेंट्स की इंटरव्यू होगी, पेरेंट्स की इंटरव्यू होगी, पेरेंट्स के बाद फिर बच्चे की इंटरव्यू होगी। जैसे एक डॉक्टर देखता है कि इसने कितना इसने अपने वो करवा रखा है, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो यही पूछते हैं कि आपने इंश्योरेंस कितनी है आपकी। तो शायद पेरेंट्स की जो इंटरव्यू ले रहे हैं स्कूलों में, सरकार के सामने है, सब कुछ सरकार देख रही है। अगर पेरेंट्स की इंटरव्यू ले रहे हैं, उसमें 2 मीनिंग निकलते हैं। क्या ये पेरेंट्स कितने पैसे खर्च सकते हैं? क्या आप इससे मेरी बात से सहमत हो? सर देखो, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, बच्चा आज के टाइम के अंदर अगर सोने का टाइम निकाल दिया जाए जी, जितने टाइम बच्चा सोता है, स्कूल घर से ज्यादा वो टाइम टीचर्स के साथ बिताता है जी। क्यों? सुबह 7 बजे से लेके बच्चा सुबह 7 बजे तैयार होना शुरू होता है, 4 बजे घर वापस आने तक, और उसके बाद ट्यूशन के बाद वो सारा टाइम टीचर्स के साथ ही अपना बिताता है जी। उसने टीचर्स के साथ बिताने के लिए उसको बच्चे को पूरा निचोड़ लिया जाता है। पेरेंट्स की इंटरव्यू इसलिए लेते हैं कि भाई हर तरफ तो हमने इनको हाईजैक कर रखा है। सबसे पहले भाई हमारी बताई हुई दुकानों से ही आपने यूनिफॉर्म खरीदनी है जी, हमारी बनाई हुई दुकानों से ही, बताई हुई दुकानों से आपने बुक्स खरीदनी है। वो तो देखा जाता है पेरेंट्स से, जिसके ऊपर सरकार क्या ये हमारे बनाई हुई चीजों के ऊपर अमल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारे पास वरिंदर छाबड़ा जी, मोहम्मद जावेद जी, निशांत वालिया जी, राजेश शर्मा जी, जतिंदर पाल सिंह सोडी, ये सारे आपको कहते हैं बहुत बढ़िया टॉपिक लिया। शर्मा जी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं कि शर्मा जी इसी तरह लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो शर्मा जी, जो हमने अभी बात की कि जो पेरेंट्स की इंटरव्यू अम्बाला के स्कूलों में शुरू हो गई जी, ठीक है ना। पहले तो ये होता था बच्चे की एडमिशन कर दी, ठीक है भाई, पेरेंट्स की इंटरव्यू लेने का जो मीनिंग निकला, जो हमारे शर्मा जी ने बहुत बड़ी बात की, मनोज शर्मा जी ने, कि वो पेरेंट्स को बुलाकर ये देखते हैं क्या ये कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, क्या ये हमारी लगाई हुई किताबें ले सकते हैं, क्या ये हमने जहाँ पे यूनिफॉर्म रखी हुई है वहां से जाके खरीद सकते हैं, क्या ये जूते जहाँ भेजेंगे वहां से ये पेरेंट्स जूते ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते तो कह देते हैं जी आपका बच्चा तो फेल है, नालायक है जी, इसको बाहर निकालो जी। इस तरह की बातें हो रही हैं। इसके ऊपर सोचने की बहुत बड़ी जरूरत है, हमें सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। आधे मिनट में आप क्या बात करें? बिल्कुल, जो ये मनोज जी ने बताया कि जिस प्रकार से, जहां आपने भी एक सवाल उठाया, आपने 2 सवाल उठाए। एक तो ये है कि आज इस प्रतिस्पर्धा के दौर में आपने प्रिंसिपल्स का पक्ष लिया, पर जैसे प्रिंसिपल्स का व्यू आया और आपने वो पूछा मनोज जी से भी कि लोग जो है खुद उस स्टेटस के दौड़ के अंदर वो खुद हिस्सा ले रहे हैं, वो खुद अपने आप को जो है उन स्कूलों की जो उनकी पहुंच से बाहर, आपने कहा कि जितनी चादर उससे बाहर जाके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चादर से बाहर पैर पसारना चाहते हैं, लेकिन आज के वातावरण में जो हमारा जॉब का स्ट्रक्चर है, जो हमारा बड़ी डिग्रियां लेने का स्ट्रक्चर है, उसके लिए जो बेस चाहिए हमें, वो हमारी मजबूरी है। उस मध्यम वर्गीय परिवार की, आज एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति किसी सेक्टर में रहता है, जैसे मैं सेक्टर 9 को रिप्रेजेंट करता हूँ, और यदि उसके पास आजीविका के भले ही उसके पास सामान्य साधन हो, लेकिन उसको कम्पीट करना पड़ता है पड़ोसी के साथ कि पड़ोसी के पास गाड़ी है और वो उसके अगर मेहमान आते हैं तो कॉम्प्लेक्स ना आए। तो इस प्रकार का एक स्टेटस सिंबल, एक मजबूरी हो जाती है कभी कभी इंसान की कि उसको उस प्रतिस्पर्धा के अंदर हिस्सा लेना पड़ता है। और दूसरा, इसके अंदर आपने प्रश्न उठाया वो बात कि मजबूरी का नाम, वही मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मजबूरी का नाम हमारे राष्ट्रपिता का नाम ले देते हैं। तो ये अब दूसरा सवाल आ गया वालिया, जो आप इंटरव्यू की बात कर रहे हो, हाँ जी, कि जो अभिभावक का इंटरव्यू लिया जाता है जी, मैं ये कहता हूँ कि वो इंटरव्यू कम, उसको अपनी कसौटी पे खरा तोड़ने के लिए वो उसको परखा जाता है, उसकी डिग्री पूछी जाती है कि अगर इसके माँ बाप बीटेक एमटेक और वो हों तो हमारा बर्डन कम हो जाएगा, तो हम उसको एडमिशन इजीली कर देंगे। जैसे अब हमारे बुजुर्ग थे, यदि वो कम पढ़े लिखे थे
और आज के समय में कॉन्वेंट में मैं एडमिशन लेने चला जाता, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, यदि उसकी योग्यता वो कहते हैं कि ये तो 5वीं 8वीं 10वीं पास है तो इसको नहीं, क्या ये मापदंड हो सकता है? ये कोई मापदंड थोड़ी हो सकता है। लेकिन वो उस कसौटी पे खड़ा करने के लिए एक तो कि हमने तो 3-4 घंटे पढ़ाना है जी, उसके बाद हमने इसको ट्यूशन के लिए भी प्रेशराइज करना है जी, और तीसरा इसकी पॉकेट भी लाओ करती है, सारी चीजें हमारे मापदंडों पे। सिर्फ वो इंटरव्यू है, ये उनके अंदर ये इंटरव्यू नहीं है सेवा भाव कि वाकई में ये नीडी है, वाकई में क्या ये मध्यम वर्गीय परिवार है, क्या मैं हम इसकी सेवा कर सकते हैं। ये नहीं कि हम उसकी सेवा कर सकते, वो स्कूल की सेवा कर पाएगा या नहीं। ये है आपके कहने का ये अभिप्राय हो गया कि अब सेवा नहीं रही, अब एक ऐसा धंधा बन गया कि किस तरह माता पिता की जेब काटी जाए, किस तरह पैसे निकाले जाए, पैसे निकालने का। और एक हमारे बहुत बढ़िया कई हमारे साथी हैं, हमारे एक साथी हैं संजय जी, वो हमें ये मैसेज दे रहे हैं और एक सोचने का विषय है ये भी कि कई स्कूलों में अब कहते हैं यूनिफॉर्म तो है ही है, जूते तो है ही हैं, जराबें तो लेनी है स्कूल से, आपने टाई भी स्कूल की लेनी है, किताबें भी स्कूल की लेनी है और जो बस्ता है वो भी स्कूल का लेना है। इसके साथ साथ कहते हैं सैनिटाइजर्स और मास्क भी स्कूल वालों ने अपने तैयार कर दिए कि वो भी आपने परचेज करनी है। बताइए हमारे व्यूअर्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं ये कहाँ तक ठीक है? अगर आप ही के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हों और आपके स्कूल जहाँ पे बच्चा जा रहा हो वहाँ पे इस तरह की उलझुल चीजें कि हर एक चीज ही आपने स्कूल से खरीदनी है, कल को वो कह देंगे भाई वो है भी है कई स्कूलों में तो कि बोर्डिंग में हम खाना भी हमारे यहीं खाना है, बच्चों ने एसी बस में जाना है या कौन सी बस में जाना है, इस तरह की भी बातें शुरू हो गई। तो मनोज जी इस बारे क्या कहेंगे? सर ये जो संस्थाओं के द्वारा शिक्षा भाव से सेवा भाव से स्कूल शुरू किए गए थे ना जी, वो आज एक टोटली 100% बिजनेस बन चुका है। वो जो संस्थाओं ने मैनेजमेंट्स ने स्कूल चलाए थे जी, वो सब सेवा भाव से थे कि हम मिसाल बने, हमारे शहर में हमारी संस्था ने ये काम किया, इस तरीके से चले। लेकिन ये सारी चीजें उल्टी हो चुकी हैं। उल्टी क्यों? क्योंकि वो एक जैसे मालिकाना हक के अंदर अपना ट्रस्ट बना के बिजनेस किया जाता है ना, वैसे ही ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम इस चीज को देखें कि अगर एक जो बात आपने रखी है कि एक पेरेंट्स का बच्चा विदाउट एसी बस में जा रहा है और एक एसी बस में जा रहा है, उसका तो वहीं से उसके साथ पैरेलल कंपटीशन शुरू हो गया, डिस्प्यूट शुरू हो गया, उसको नीचे हीन भावना से वो बच्चा देखा ही जाएगा ना। इन चीजों के ऊपर 100% सरकार का लगाम होनी चाहिए जो सरकार नहीं लगा रही, और सरकार इसको मतलब वही बात के दोगली पॉलिसी के तरीके से लगा लो या सरकार के अपने ही स्कूल एक किस्म से पैरेलल स्कूल जो उन्होंने चला रखे हैं वो चीजें हैं। मनोज जी आपने दबी आवाज में बात की कि सरकार ने अपने पैरेलल स्कूल चला रखे हैं, आप खुल के बोलिए। मैं कहता हूं अपने चैनल पे मैं ये बात रख रहा हूं, पहले अंबाला की हम बात करें, अंबाला से ही मैं शुरू होता हूं। अंबाला में हमारा जैन समाज था, बहुत स्कूल हैं जैन समाज के जो बहुत पुराने कम फीसों में बच्चों को पढ़ाते थे। उसके बाद हमारे आर्या समाज है, आर्या समाज ने शिक्षा की जो जगाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर आजादी के बाद, आजादी से पहले भी शुरू हो गए थे। 1895 में लाला लाजपत राय जी ने अंबाला के आर्या स्कूल का नींव पत्थर रख के ज्योति शिक्षा की ज्योति जगाई थी। हमारे सिख भाइयों ने खालसा स्कूल बनाया था। हमारे अगर सनातन धर्म की बात करें, सनातन धर्म ने भी सनातन स्कूल, सनातन कॉलेज, इस तरह के हमारे जो पूर्वजों ने शुरू किया था उसमें फीस नामात्र होती थी और बच्चों को पढ़ाया जाता था और शिक्षक जो थे वो भी पढ़ाते थे बच्चों को और पेरेंट्स भी इंटरफियर नहीं करते थे। और आज हमारा समाज किधर जा रहा है? जिन समाजों की मैंने नाम ली उनके भी अब तो दूसरे स्कूल खुल गए और उनकी फीसें कितनी हैं। हमारे पास एक रिकॉर्ड है, मैं बहुत जल्द वो अपने व्यूअर्स के पास लेके आऊंगा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ दिक्कतें हैं, कुछ समस्याएं आ जाती हैं। अंबाला के स्कूलों की करोड़ों रुपए की एफडीए हैं जो बैंकों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिनसे अगर उनसे कह दो तो जी स्कूल तो टीचर की हम तनख्वाह नहीं दे सकते क्योंकि बच्चों की फीस नहीं आई। इस ओर भी प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा जो आपने बात की, अंबाला के कई राजनेता किसी भी पार्टी से हों, चाहे कांग्रेस से हों, बीजेपी से हों, अकाली हों, किसी भी पार्टी से हों, आपकी जेजेपी से हों, आपके हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट से हों, किसी से भी हों,
हमारे पास पूरी हर एक तरह की बात है। हम अपने चैनल पे बड़े मैं सोच के और बड़े उससे बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडरों के अपने स्कूल बन गए हैं, प्राइवेट स्कूल पॉलिटिकल लीडरों ने अपने बना लिए। कि उसके पीछे क्या है कि आपको खेल पता ही है। सर सभी को एक चीज जरूर कहूंगा मैं, जो बच्चा मिडिल क्लास का है वो किसी भी पार्टी से हो सकता है जी। वो जरूरी नहीं कि मैं एचडीएफ की बात रखूंगा या कांग्रेस की रखूंगा या मैं किसी और पार्टी, वो बीजेपी के वाला कोई बच्चा हो सकता है। उनकी सोच बीजेपी को वोट देने की हो सकती है, लेकिन फीस के लिए आज वो भी तंग है, सारे ही तंग सब तंग है। किसी भी लीडर ने आके, ये तो पब्लिक है, पब्लिक में सारे ही आ जाते किसी भी लीडर ने आगे आके बीजेपी वाला हो, मतलब किसी ने ये बात नहीं रखी, सरकार ने आके सरकार को जगाने की कोशिश नहीं की कि ये आप क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में सोचो। सर एक बात आपको माननी पड़ेगी, अगर ये सरकार, क्योंकि मैं फीस की ही बात रखूंगा घुमा के जी, फिर हम सरकार को अगर कह देती कि फीस के बारे में भी फीस ना लो, या सरकार कहना चाहती है तो ये संस्थाओं को कह दे, संस्थाओं को बोल दे कि भाई जो लोग फीस नहीं दे सकते क्योंकि फीस देने के लिए आगे आएगा, तो मैं कहता हूं कि सरकार से कहीं ज्यादा पैकेज ला के आगे रख देंगे और बच्चों को पढ़ाई के फीस देंगे वो लोग। अब उन्हीं संस्थाओं ने, इतनी संस्थाएं थी कि उन संस्थाओं ने अपनी जेब से पैसा खर्च के 2 महीने 2.5 महीने गरीब को, मजदूर को, मजबूर को, हर किसी को खाना खिलाया। हमारे यहाँ के विधायक की, मतलब बीजेपी की नाकामी ही कहूंगा कि अपनी संस्था बना के उनको खाना खिलाना पड़ा। एचडीएफ के हिम्मत सिंह जी को आगे आके लोगों को खाना बांटना। चलो ये मतलब हम डिस्कस करेंगे इस पे भी कि क्यों नाकामी रही, कौन ठीक रहा, कौन ठीक नहीं रहा। मनोज जी, चलो अगर आपने बात की, मैं तो सर्वधर्म सम्मेलन वाली बात करूंगा कि अगर हम बीजेपी पे अगर सुने, हम अपने विधायक पे उंगली उठाते हैं, 4 उंगलियां हमारे पे, हम तो कह रहे हैं कि खाना खिलाया। सुनो, ये नहीं कहते, लोग ये भी पूछते हैं कि 56,000 जिसको वोटें दी वो कहाँ है। ये दूसरा अगर आज हम इस पे डिस्कस ना करें। एचडीएफ अगर आगे आई है, हिम्मत सिंह आगे आए, उनकी अगर टीम आगे आई है तो वो उनके निर्देश पे ही आई है, हिम्मत सिंह अपना काम कर रहे हैं, जिसने भी काम किया हिम्मत सिंह ने किया, लोगों ने देखा, उनका धन्यवाद भी किया लोगों ने। मेन चीज हम उसी पे आते हुए कि अब हमारे पास प्रिंसिपल साहब के 1-2 फोन आए, दर्शन सिंह ढिल्लों हैं ये, और सुखविंदर पाल सिंह हैं ये, प्रिंसिपल हैं इनमें कहीं। उनका ये कहना है कि वालिया जी आप ये तो बात रख रहे हो, हमारी भी बात रखिए। हम तो कह रहे हैं सर, उनका प्रिंसिपल्स का ये कहना है कि भाई सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि 3 महीने की फीस अभी ना लें, और जो फीस बनती है, जो एडमिशन फीस बनती है वो आप लें, बाद में एडजस्ट कर ली जाएगी। ये इनका कहना है कि हम उस तरह एडमिशन कर रहे हैं, तैयार हैं। सर पता क्या है, क्या मतलब जितनी संस्थाएं, मतलब तकरीबन संस्थाएं किसी न किसी धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं जी, क्या किसी संस्था को आगे की मिसाल नहीं बनना चाहिए था? आज अगर लोगों ने खाना खिलाया है, वो क्यों खिलाया है? उन्होंने देखा कि दिल्ली में सिख प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा साहब की तरफ से आती है, अमृतसर, मतलब इतना ज्यादा शोर था कि भाई वहां उस गुरुद्वारे में ऐसे खाना खिलाया गया, उसमें ऐसे इतने प्यार से खाना खिला रहे हैं, इतने हजार लोगों को, इतने लाखों लोगों को। उस चीजों को देखते हुए आम पब्लिक बाहर निकल के आई कि नहीं, कुछ सेवा भाव कुछ होनी चाहिए। क्या इन संस्थाओं में नहीं होना चाहिए था कि हम भी एक मिसाल बनेंगे? इस महामारी के टाइम में 2020 के अंदर एक ऐसी महामारी आई थी कि उस संस्था ने अपने सारे स्कूल के बच्चों की फीस माफ की, या जो नहीं दे सकते थे उनकी माफ की। कुछ तो मिसाल बनना चाहिए था इन लोगों को। लेकिन वो संस्थाएं इलेक्शन तो कराती हैं, एजेंडे रखती हैं कि हम इस चीज के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम इस चीज के आगे स्कूल के लिए ये काम करेंगे, लेकिन वो संस्थाएं सारी कहां चली गई? किसी का कोई संस्था का कोई मैनेजमेंट का किसी अगर संस्थाओं की बात करें, आपने बहुत बड़ी और एक अच्छी बात की जो इन्होंने की कि संस्थाओं को आगे, संस्थाएं किसकी हैं? लोगों की है ना। उसमें संस्थाएं आपकी भी हैं, इनकी भी हैं, हमारी भी है, जो भी आम पब्लिक की लाइफ में निकल रहा है कि हर एक ने, चाहे किसी ने 10 पैसे का हिस्सा डाला, चाहे 10 रुपए का, चाहे 10 लाख का, तभी इतना कुछ पब्लिक में निकला, बाहर आया। और इसमें जो मनोज जी, मैं फिर उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ, हमारा अंबाले की बात करें, हम अंबाले की स्कूलों की बात कर रहे हैं ना मेन तो, कि 1-2 स्कूल बीच में ऐसे हैं जिनकी वजह से सारे स्कूल भी बदनाम हो रहे हैं। मुझे ही ऐसा लग रहा है 1-2 स्कूलों की वजह से
कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हम अपील करेंगे, मैं जो अपील कर रहा हूं, अगर आपको ठीक लगे तो दायर कर देना, नहीं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। हमारा जैन समाज है, उनका एक मोटिव है कम खाओ गम खाओ नम जाओ, और इतनी उनकी इंस्टीट्यूशन अम्बाला में मेरे हिसाब से जैन समाज सबसे ज्यादा शिक्षा में सेवा कर रहा है। उनके पब्लिक स्कूल भी हैं, उनके कई स्कूल हैं। अगर हम जैन समाज को ही ये रिक्वेस्ट करें, जो उनकी मैनेजमेंट है, ठीक है, वो भी ट्रस्ट है, एक बहुत बड़ी संस्था है कि भाई आप अम्बाला वासियों की 2 महीने या 3 महीने के जो आपके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप रिलीफ दो, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह हम जो हमारे डीएवी इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया के बाहर भी डीएवी इंस्टीट्यूशन अब तो खुल गए हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, हमारे आर्य समाज का प्रसार हो रहा है। अगर हम मिलके ये मुद्दा उठाएं कि भाई आर्य समाज, हमारी जो संस्थाएं जितनी डीएवी इंस्टीट्यूशन हैं, वो अगर 2 या 3 महीने के लिए बिल्कुल फीस माफ कर दें बच्चों की, इस तरह की कोई मुहिम। हमारा सिख समाज है, उनके अम्बाला में 3-4 स्कूल, अगर हम उनको रिक्वेस्ट करें कि इतना तो हम दान कर रहे हैं, इतनी हम समझा कर रहे हैं, इतने लंगर लगा रहे हैं, कि सिर्फ ये सोच लें कि 2 या 3 महीने की जो प्रॉब्लम क्या है कि टीचरों की फीस का ये आगे ढाल बना देते हैं कि टीचरों की फीस नहीं है ना, सैलरी नहीं हम दे सकते। आप 2-2 महीने की सैलरी अगर ये दे दें, यही इंस्टीट्यूशन दे दें, तो बच्चों का वैसे ही कल्याण हो जाए। हाँ, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, कई नए स्कूल ऐसे खुल गए जिनको पॉलिटिकल पार्टियों की शेल्टर प्राप्त है, ठीक है। कई ऐसे स्कूल खुल गए जो आगे फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं, लीडरों को फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं, उन्होंने जमीनें भी खरीद ली हैं लीडरों ने, वो भी हम खुलासा करेंगे बहुत जल्दी, किस लीडर ने कहाँ पे जमीन ली। ऐसे 2-3 स्कूल हैं अम्बाला में, अगर प्रशासन उन्हीं पे नकेल डाल दे तो बाकी स्कूल तो अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, मेरी बहुत प्रिंसिपल से बात हुई, कई मैनेजमेंट से बात हुई, वो कहते हम तो प्रशासन की बात मानने के लिए तैयार हैं, इसमें मैं एक पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर उठ के बात करूंगा, इसमें मेरे साथ आपको सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि एक ना एक को आगे हमें लाना पड़ेगा। उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का हम ना रखें कि अम्बाला के विधायक असीम गोयल अगर मेरी बात सुन रहे हैं, इस मुद्दे पे वो खुद आगे आए और हर एक पार्टी के 1-2 नुमाइंदे लेके वो एक ऐसा ग्रुप तैयार करें, सभी स्कूलों की वो मीटिंग बुलाएं प्रशासन के द्वारा, तो उनकी बात मानी जा सकती है। इसके बारे में आपका क्या है? सर ये होना चाहिए, उनको खुद आना चाहिए था आगे। बीजेपी एक नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, बेटी भी लोग बचा रहे हैं, बेटियां हैं लोगों के पास, बेटी को पढ़ाने के लिए अब उनके पास अच्छा मौका है कि किसी पेरेंट्स को तंग होने की जरूरत नहीं है, बेटियों की फीसें हम दें जी। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? वो गवर्नमेंट स्कूल में दे रहे हैं सर, वो दूसरे प्राइवेट स्कूलों वाले बच्चे उनके अपने नहीं है, वो इस देश के नागरिक, प्राइवेट वो संविधान के अंदर नहीं आती। वो आपकी बात ठीक है, ये मुद्दा जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सरकार का नारा कामयाब भी है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेडीज बच्चे हमारी पढ़ रही हैं, और मेरे ख्याल अब तो हरियाणा सरकार ने, आपको बदुमन जी ज्यादा थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होगी कि आप इससे जुड़े हुए हो, कि जो हमारी बिटिया स्कूलों में जाती हैं, शायद उनकी फीस में कंसेशन है। फीस माफ है ना, बिल्कुल सरकारी स्कूलों में माफ। सर सरकारी स्कूलों में माफ है, प्राइवेट स्कूलों में हम रूटीन में इसके लिए मुद्दा नहीं उठाया हमने, हम तो इस महामारी के टाइम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि इस वक्त बच्चों की फीस को माफ किया जाए, जरूरत इस वक्त है, रूटीन में नहीं कह रहा है कोई भी, क्योंकि अगर रूटीन में अगर इन लोगों को जरूरत होती तो ये लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ ना जाते, ये सरकारी स्कूलों की तरफ भी चले जाते। अगर गए हैं तो ये लोग भी इसी चीज को देख के जाते हैं कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बने। सत्यवा जी ने बात कही थी कि कई बार स्टेटस सिंबल हो जाता है कि अड़ोसी पड़ोसी को देख के हो जाता है, मतलब हर पेरेंट्स की दिल की भावना होती है कि मेरा बच्चा भी कामयाब हो जाए, उसका फ्यूचर बन जाए। वो बेचारा गरीब इसीलिए चलता है, 10-15-20 हजार रुपए कमाने वाला आदमी अगर कहीं चल रहा है, इतना इस तरीके का जोर लगा रहा है, वो इसी चीज को देख के लगा रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कहीं कुछ बन जाएगा। और हमारे एक साथी हैं संजय सेठी जी, वो लिख रहे हैं, क्या स्कूल वाले एजुकेशन कोड के हिसाब से फीस लेते हैं और बुक और ड्रेस भी उनके हिसाब से ही लेते हैं? एजुकेशन कोड तो ऐसा है कि हर एक स्कूल को फॉर्म 6 भर के देना पड़ता है, जो क्योंकि हमारे अभी कुछ दिन पहले ही जो ऑल इंडिया लेवल पे स्कूल एसोसिएशन हैं
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, जिसमें 70,000 स्कूल आते हैं, उनके प्रेसिडेंट यहाँ आए थे, हमने उनसे भी बातचीत की थी। उनका भी ये कहना था कि हम तो हमेशा तैयार हैं, और क्योंकि अगर स्कूल में बच्चे ही नहीं आएंगे प्राइवेट स्कूलों में तो स्कूल कैसे चलेंगे। उनका ये था कि हम हर एक तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं, लेकिन माता पिता को भी चाहिए सर कि इस घड़ी में वो भी उनका सर साथ आप ये बात मानते हो ना जी कि कई स्कूल घाटे में होने के बावजूद वो स्कूल चला रहे हैं। जी क्यों चला रहे थे, कैसे चला रहे थे, वो उन स्कूलों को पता है। जी। क्या इस महामारी के टाइम वो कोई मिसाल नहीं बन सकते? कौन क्या सा कोई एक दो स्कूल बताएंगे आप? सारे स्कूल हैं सर। कौन से कोई सर, घाटे में कौन सा? घाटे नहीं बात कर रहे हैं तो हाँ। लोग कहते हैं कि मतलब जैसे बात कर रहे हैं घाटे में तो अपने वालिया जी खालसा स्कूल भी खालसा स्कूल बहुत साल चला है, बहुत साल घाटे में चला है। मैंने सुन देखा है कि वहाँ के मैनेजर साहब से मेरी बात होती थी कि जितनी हमारे पास फीस आती है हम उससे भी 10% और डाल के देने को तैयार हैं, इतनी भी आय का साधन नहीं था, तो घाटे था। मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करूंगा आप दोनों से कि हम प्राइवेट स्कूलों में सब कुछ ही इकट्ठा कर रहे हैं। हम कर रहे हैं अभी उन स्कूलों की बात, सीबीएसई स्कूलों की बात। ये मान लो खालसा स्कूल है, या जैन स्कूल हिंदी मीडियम है, या सनातन धर्म सभा का हिंदी मीडियम स्कूल है, या पीके आर्यन का हिंदी मीडियम स्कूल है, या आर्या स्कूल है, जैसे उनमें जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट उनको कुछ फंड देती है, कुछ ना कुछ देती है। लेकिन जो सीबीएसई के अंडर स्कूल हैं, जैसे आपका एमडी मुरलीधर डीएवी हो गया, पुलिस डीएवी हो गया, या नवे में स्कूल माइंड ट्री स्कूल खुल गया, आपका बनर्जी मैडम का है जोसेफ सेंट जोसेफ स्कूल वो खुल गया, जैसे आपका ओपीएस बिल्कुल नवा ही स्कूल यहाँ पे खुल गया, और पेरेंट्स जाते हैं वहाँ एडमिशन लेने के लिए। कई उनका तो मैनेजमेंट का तो मैंने ये प्रोग्राम रखूंगा मैं बहुत जल्दी, कि उन्होंने तो ये कहा कि हम कौन सा आपको घर से बुलाने जाते हैं कि आप आओ एडमिशन लो। इस तरह की बातें भी हो रही हैं। सर अगर ये बातें ना हो तो इतने बड़े बड़े पैम्पलेट्स छपवा के टीचर्स को गलियों में घुमा के बच्चों को मांगने ना जाए कि हमारे स्कूल में एडमिशन करो। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये इसीलिए जाते हैं अपने स्कूल की जाके अच्छाइयां बताते हैं कि लोग पेरेंट्स को ये नहीं पता चलता। उस वक्त पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ हमारे को इन स्कूलों की अच्छी बातों को पता चल रहा है, लेकिन वो तो जाके उनको स्कूल में पता चलता है। जैसे बनर्जी मैडम की आजकल आपको पता होगा कि एक यूनिफॉर्म की बात चल रही है, ऑनलाइन भी आप यूनिफॉर्म चलो डाल के किसी का नाम ना ले, किसी के नाम लिए बगैर हम बात करें वो ज्यादा बढ़िया। चलो स्कूल किसी स्कूल की बात, किसी स्कूल की बात कर रहे हैं कि उस मैडम ने बोल दिया कि आप ऑनलाइन भी यूनिफॉर्म डाल के बैठो, ऑनलाइन यूनिफॉर्म डाल के बैठो, यूनिफॉर्म डाल के ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि पीछे से यूनिफॉर्म वाले ने जो पहले उनको कुछ परसेंटेज दे रखी है, उन्होंने डंडा दे रखा है कि भाई मेरी यूनिफॉर्म्स नहीं बिक रही। ये एक आपने बहुत बड़ी बात की। हम अपने व्यूअर्स से जो देश विदेश में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम अपनी सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपने सभी व्यूअर्स की तरफ से मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार के नुमाइंदों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये बात सत्य है, एक दिल को कटोचने वाली बात है, किसी स्कूल की मैनेजमेंट या किसी स्कूल का प्रिंसिपल ये कहे कि अगर आप ऑनलाइन हमारे साथ क्लास में जुड़े हो तो आप अपने घर पे भी बैठ के ड्रेस पहन के बैठे, पाँव में जूते पहन के बैठे और जुराबें पहन कर बैठे, और हम देखेंगे कि वो हमारे स्कूल की ड्रेस है। यही कहना है आपका? ये एक बहुत गलत ट्रेंड है। मुद्दा और आ चुका है, फीस के लिए एक मुद्दा आ चुका है, वो भी आप बताएं। गीता नगरी में एक पेरेंट्स ऑटो चलाने वाला होता है, गरीब आदमी, हम स्कूल का नाम नहीं है, मतलब वो बच्चे के लिए किताबें लेने स्कूल चला गया जी, किसी स्कूल में किताबें लेने चला गया। उसके बाद उसके पेरेंट्स को ये कह के वहां से दौड़ा देता है, भाई मार्च से बाद की फीस अब तक जितनी बनती है, अगर वो फीस भरोगे तो आपको किताबें मिलेंगी। वो डीईओ मैडम के पास शिकायत करने चला जाता है, उसकी वहां पे शिकायत सुनी नहीं जाती। डीईओ मैडम कौन है? वो सरकार की जी, सरकार की। वो सरकार के पास अगर शिकायत नहीं रखने जाएगा, सरकार के पास अपनी बात नहीं रखेगा, अगर वो उसकी बात नहीं सुनेगा तो आदमी जाएगा। इसीलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि ये मिली भगत है। स्कूलों की अगर मिली भगत सरकार के साथ ना हो तो इतना प्रेशर स्कूल नहीं बनाएंगे कि आपको रोज मैसेजेस कर रहे हैं। होता क्या है कि बच्चे जो हैं, बच्चे इसी चीज को लेके डिप्रेशन में आ जाते हैं कि भाई पापा दूसरे बच्चे पूछ रहे हैं कि आपने फीस दी कि नहीं दी, हमारी फीस गई कि नहीं दी। ये ना हो कि बच्चों को पढ़ाने के बजाय ये इनको डिप्रेशन में ले आए कि बच्चे की वजह से पेरेंट्स आ जाए और पेरेंट्स की वजह से बच्चा आ जाए, और स्कूल अपनी मौजें करे, फीस ले। फोरम नंबर 6 की बात आई थी, मैं
बात कहीं से कहीं लेके जा रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि ये उसके अंदर सच्चाई डालते हैं? क्या उसमें सच बताते हैं कि हमने किसको क्या दिया, क्या नहीं दिया, अनाप शनाप खर्चे नहीं डाले? बहुत बड़ी बात है आपकी, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? नहीं, देखो फॉर्म 6 के अंदर यदि कोई वो सूचना गलत पाई जाती है, वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप है। जहां तक उसके अंदर फी स्ट्रक्चर का बात है वादिया जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स के लिए कोई यूनिफॉर्मिटी फी के लिए स्ट्रक्चर सरकार की तरफ से निर्धारित नहीं है। जैसे हमारे सरकारी स्कूलों में चाहे फी माफ है और फंड दिए जाते हैं कुछ, वो निर्धारित हैं। उसके अंदर ये नहीं है कि एक स्कूल में ये होगा फंड तो दूसरे में नहीं होगा। अगर वो पंचकुला के अंदर भी स्कूल है, उसके अंदर भी फी स्ट्रक्चर वही रहेगा और एक गांव के अंदर भी वही रहेगा। लेकिन इन स्कूलों के अंदर क्या है, एक स्कूल 100 रुपए फीस भी ले रहा है, एक 1000 रुपए फीस भी ले रहा है, दोनों ही सीबीएसई के भी हो सकते हैं। जब तक ये यूनिफॉर्मिटी ऐसी नहीं आएगी, तो फॉर्म 6 में मैंने डिक्लेरेशन दे दिया कि मैं इतनी फीस लूंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई उससे मैं कह रहा हूं मैं 1000 दूंगा जी, गवर्नमेंट कहती है ठीक है, अभी तूने लिख के दे दिया। उसमें फॉर्म 6 का ये है कि हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं, सीए बड़े बड़े रखे हुए हैं। वो तो अगर करोड़ों का बिजनेस अगर कर रही है कोई स्कूल, मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने बिजनेस है। फॉर्म 6 प्राइवेट स्कूल खास तौर पे सीबीएसई के अंदर या एनसीईआरटी के अंदर जो स्कूल बने हैं, वो एक बिजनेस है। पेरेंट्स को देख के वो दवाई देते हैं, हाँ भाई आपका बच्चा इतना लाइक है, आप ये कर लो, इतने ट्यूशन रख लो, इतना वो कर लो। हमारे एक विकास सेठी जी हैं, वो बहुत अच्छा उनका मैसेज है जो कह रहे हैं कि स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स क्यों नहीं लगाते? एनसीईआरटी की बुक्स ऑनलाइन है, किसी को परचेज भी नहीं करनी पड़ेगी, बच्चों ऑनलाइन करें और एनसीईआरटी की बुक्स आ जाएंगी। कहते हैं वो इसलिए नहीं हो सकता कि उसमें कमीशन नहीं मिलती। और ज्यादातर स्कूल के वही लिख रहे हैं कि ज्यादातर जो स्कूल है उनकी बैक पे पॉलिटिशियन है। सब आपकी बात तो विकास जी, मैं आपको सल्यूट करता हूं। आपने एक ऐसा ज्वलंत बात की जो हम चाहते हैं ये होना चाहिए, लेकिन कुछ तो मजबूरियां होंगी जो ये लागू नहीं हो रहा, कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी। हाँ जी, मैं तो सर यही बात कहूंगा विकास जी को भी कि जब तक इसके लिए पब्लिक एक नहीं होगी जी, तब तक किसी के कानों तक आवाज नहीं जाएगी। अगर हमने सरकार के कानों तक आवाज पहुंचानी है तो सभी अभिभावकों को एक होना ही पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक सरकार इसके बात के बारे में नहीं सोची। एक चीज और जो हमारे व्यूज भेज रहे हैं कि मिनट में प्राइवेट स्कूल इकट्ठे होके हाई कोर्ट चले जाते हैं, जहां सरकार के हाथ बन जाते हैं। ये भी मुद्दा होता है। बिल्कुल ऐसे तो कानूनी, क्योंकि जब हमने किसी को एक व्यवसाय का दर्जा दे दिया जी, सरकार के जो स्कूल सरकारी स्कूल है उसके डायरेक्ट अपने कंट्रोल में। एक हमने किसी को व्यवसाय का, वो अपनी जमीन खरीदता है, अपना बिल्डिंग बनाता है, नॉर्म पूरे करता है, कितनी एकड़ होना चाहिए, कितना बड़ा क्लासरूम होना चाहिए, दैट इज सेपरेट इशू जी। लेकिन वो उसकी अपनी संपत्ति होती है। तो जब हमने उसको व्यवसाय करने के लिए इजाजत दे दी तो फिर उसको लीगल कुछ राइट भी रहते हैं। यदि उसको कानूनी ढांचे के अंदर ढाला जाएगा, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। क्योंकि ये कोरोना संकट के दौरान ये मुद्दा ज्यादा जोर शोर से उठा, पहले उठता था दबी आवाज में। अब क्योंकि ये कुछ मजबूरी भी है लोगों की, इस लॉकडाउन के दौरान अगर ऐसी मजबूरियां ना होती तो सरकार को इतने लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज क्यों देने पड़ते? क्योंकि महामारी है। इस महामारी के दौरान अगर ये ज्वलंत मुद्दा उठा है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये धुआं उठा है, अब ये धुआं उठा है, ये आगे एक अच्छा बड़ा रूप लेकर अच्छे संकेत हैं कि जनता जागरूक हो, सरकार एक ऐसी नीति बनाए, सरकार नियमों में परिवर्तन करने का प्रयास भी कर रही है। ऐसा कानून भी लाने जा रही है कि इसको कानून के दायरे के अंदर लेके आया जाए। वहां पे ये चैलेंज कर दिया गया कि हमें कैसे रोका जा सकता है। सरकार क्या कर रही है? अगर आज सरकार मास्क लगाने के लिए कह रही है, अगर सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है, तो सरकार सबसे पहले एडवाइजरी देती है। सवाल ये था कि आज सरकार ने वालिया जी एक एडवाइजरी जारी कर दी कि आप 2-3 महीने के लिए, मैं भले ही कहता हूं कि वो एडवाइजरी भी मैं उससे सहमत नहीं हूं एक सामाजिक संस्था होने के नाते जी, कि आप 3 महीने के लिए डेफर कर दो। इवन देन इतनी साधारण सी बात भी आज स्कूलों ने आगे क्यों नहीं कह दी खड़े होकर कि हाँ 3 महीने के लिए हम डेफर कर देंगे, उसको भी क्यों नहीं कह रहे? मतलब 3 महीने के लिए मैं सिर्फ एक उधार ही तो देना है मैंने जी। मैं इतना बड़ा पूंजीपति हूँ, मेरी करोड़ों की बिल्डिंग है, मैं 3 महीने के लिए लिमिट पे बैंक से इंटरेस्ट लेके मैं डेफर नहीं कर सकता क्या? बड़ा दिल नहीं है, दिल छोटा है। अब क्या करना पड़ेगा? सरकार को ही बड़ा दिल करना पड़ेगा, ऐसा कानून बनाना पड़ेगा। अभिभावकों के साथ बैठ के, सभी सर्वदलीय सारी पार्टियों के साथ मिलकर एक ऐसी नीति बनानी पड़ेगी कि इस समस्या का
जो जड़ से समाधान हो सकता है, लेकिन अभी तो वर्तमान में संभव नहीं है, पर भविष्य में इसका होना चाहिए। यही बात आपने कहा, कानून बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कानून बनते बनते भी हिंदुस्तान है, अगर मोदी जी चाहें एक दिन में भी बन सकता है, लेकिन अगर सरकारें चाहें उसको टाइम भी लग सकता है। अगर कानून बनने में टाइम लगेगा ही लगेगा, और कानून जब बनकर पास हो जाएगा उस दिन से लागू होगा। रोना तो अब का हो रहा है, कोरोना अब मार कर रहा है, पेरेंट्स अब दुखी हैं, खाने को रोटी अब नहीं है। इसीलिए अब इन प्राइवेट स्कूलों को, सरकार के एडवाइजरी को और अभिभावकों की समस्या को, दुख दर्द को समझना चाहिए। इसीलिए तो मांग कर रहे हैं, इसीलिए मनोज जी आज यहाँ बैठे हैं हमारे। इसी तरह यही तो मैंने शुरू में एक बात रख के चले थे कि जो पैकेज आया है वो किस चीज के लिए आया है। मनोज जी एक हमारे बहुत अच्छे साथी हैं विकास जी, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उनका ये कहना है मिस्टर वालिया, एनसीईआरटी बुक्स कैन बी डाउनलोडेड बाय गूगल्स प्ले फ्रॉम 1st to 12th स्टैंडर्ड। अपना विकास जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, एनसीईआरटी की किताबें जो स्कूलों में लगती हैं, जो सीबीएसई के स्कूल हैं या दूसरे स्कूल हैं जिनमें इनकी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें ही बोर्ड वाले कहते हैं आप खरीदो, बच्चों को खरीद के दो। लेकिन आप वाली बात पॉलिटिकली बैक होने की वजह से या स्कूल का जो मैनेजमेंट है उनकी आपसी वो होने की वजह से, देखिए प्रिंसिपल हुआ या टीचर हुए, ये तो एक मोरे है, मानते हो उनको, तो उनके पीछे जो है मैनेजमेंट जो है वो हर एक कमीशन वो सेट करती है कि भाई ये बुक में मुझे इतना % मिलेगा, फलाने पब्लिशर की ला लो, उसकी ला लो। जबकि ये बिल्कुल सरकार ने मना कर रखा है, बैन कर रखा है कि एनसीईआरटी की ही किताबें लगें, लेकिन फिर भी स्कूल नहीं मानते। फिर भी आप हैरान होंगे कि एक स्कूल का, मैं जल्दी ही हम स्कूल का नाम लेके खुलासा करेंगे, लेकिन अगर वो मान जाएं तो बहुत बढ़िया है। स्कूल का जो बच्चे बैग लेते हैं, बैग का रेट आप सुन के हैरान होंगे कि जो हम बाजार के अंदर 100 या 200 रुपए का बस्ता, जिसको हम अपनी भाषा में जब हम पढ़ते थे बस्ता बोलते थे, वो 100 या 200 रुपए का होगा, उसकी कीमत 2000 रुपए रखी है सर। बस्ते की कीमत 2000 रुपए। क्या है कि स्कूल के 2 बच्चों की फोटो लगा के स्कूल का नाम लिख दिया, प्रिंट करा दिया, हजारों बस्ते प्रिंट हो गए। कितने का होगा वो बस्ता? 100 नहीं, 200 का, 200 नहीं, 400 का, 500 का, उस पे 2-2 हजार का हम बस्ता बेच रहे हैं। स्पेशल हमने दुकानें चूज करके रखी हैं कि भाई आपने ब्लैक बूट खरीदने हैं, तस्मे इतने लंबे होने चाहिए कि दूसरी दुकान पे जाएंगे ब्लैक बूट तो मिल जाएंगे, लेकिन वो दिमाग कि भाई उसमें तस्मे उन्होंने ऐसे डलवा दिए कि भाई ये तस्मे हमारे बूट में नहीं चलेंगे, हमारे स्कूल में नहीं चलेंगे। वो 2-2 हजार के बूट बिक रहे हैं। ये हमें आप लोगों ने बताया, हमें ये कमीशनें हमारा हिंदुस्तान ये किधर को जा रहा है। हमारे जो अंबाला के विधायक हैं, अंबाला के मंत्री हैं अनिल विज जी, वो इस ओर ध्यान दें। हमारे विधायक बहुत काम कर रहे हैं, वो इस ओर ध्यान दें। और जहां कहीं किसी की जरूरत हो, गिने चुने लोगों को छोड़कर किसी को भी बुलाएं। हर एक इस अंबाला की हर एक जनता आपके साथ चलने के लिए तैयार है। कम से कम कोई आगे तो आए। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, अभी ऐसी पोजीशन हो रही है। पर रोमन जी 1 मिनट में आपको। हाँ बिल्कुल, मैं इस पे कहना चाहूंगा वालिया जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। आपने ये कहा था कि जैसे मान लो भले ही सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी, उसके बाद हमारे पास 90 विधायक हैं, तो क्यों नहीं हमारे उस एरिया के विधायक या सांसद या कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के सर्वदलीय है इस समस्या के लिए क्यों नहीं वो आगे आते? ये बिल्कुल बात ठीक है। मैं यहाँ आपने कहा था कि उनको आना चाहिए, जिस प्रकार वो और सेवाएं कर रहे हैं। हमारे जो है प्रवासी भाइयों की जितनी सेवा हमारे विधायक जी ने जैसे की है, या विपक्षी सभी पार्टियों ने की है, या सामाजिक संस्थाओं ने की है, उन सबके साथ मिलकर क्या एक प्लेटफॉर्म के अंदर बैठ के क्या अब इस इशू पे भी नहीं आया जा सकता? जब एक मध्यम वर्गीय परिवार सड़कों पे आ गया, मैंने पिछली बार भी क्या कहा था, जिसने एक बार पल्ला पसार लिया कि मेरे को ये छूट दे दो, कोई मजबूरी में कहता होगा। वादे जी इतने साल हो गए, कौन से पेरेंट ने आके आपके चैनल पे या किसी भी चैनल पे आके ये मांग रखी होगी कि यार इस लॉकडाउन में लोग परेशान हैं, हताश है, निराश है, हमारे तभी ये मांग मैं यहाँ आपकी बात चालू रखे। मैं एक बात, हमारे कई व्यूअर्स, पढ़े लिखे व्यूअर्स जो हमारे ये प्रोग्राम देश विदेश में देख रहे हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं। सर हमारे व्यूअर्स की मैं जानकारी के लिए बता दूं,
कई भाइयों का तो ये कहना है ये लूट का अड्डा बन गए हैं स्कूल। सच्चाई है ये 100% सच्चाई। आम पब्लिक की जुबान पे ये चीजें आ गई कि प्राइवेट स्कूल जो हैं लूट का अड्डा बन गए, इनको कैसे रोका जाए। और हमारे विकास जी ने ये भेजा है कि पाठशाला इस गूगल ऐप नेम ऑफ डाउनलोड, अगर आप लॉकडाउन करना चाहें, सॉरी डाउनलोड करना चाहें आप सीबीएसई की सिलेबस को, तो आप पाठशाला के नाम से एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह आप देख सकते हो। तो मनोज जी वही बात मैं आपसे करूंगा कि आपने ये मुद्दा उठाया, आपके पास कुछ लोग आए थे या आपके मन में कोई रेगुलर लोग बातें भी कर रहे हैं, हमारे मन में भी है। बातें करने वाला चीज है मतलब हमारे साथ लोग, हाँ, आपके साथ भाई आप लोग उठाओ, हम लोग परेशान है, स्कूल से मैसेजेस आ रहे हैं, हम लोग क्या करें। लोग तो यहाँ तक मतलब कहते हैं कि भाई जब, अच्छा एक बात है सर जी, मतलब देखने वाले को नहीं लगता, सोचने वाले को कि 2-3 हजार रुपए की फीस जी, 2-2 बच्चों की भरनी कितनी मुश्किल हो रखी है इस वक्त जी। लोग सच में बहुत परेशान हैं, लोग डिप्रेशन में जाने वाली बातें उठी हैं इस वक्त, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। इसमें एक चीज मनोज जी के डिप्रेशन में कई बार आप खुद आप बैल मुझे मार, हम डिप्रेशन में खुद भी कई बार चले जाते हैं। जैसे इन्होंने एक बार बात की कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, कि अगर उसका बच्चा वहां जा रहा है तो मेरा बच्चा वहां क्यों नहीं जा सकता। सर मेरी बात को सुनिए, फिर आप जवाब आराम से ठंडे मन से आप जवाब, बहुत टाइम है आपके पास अभी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो कोई भी एबीसी स्कूल, आप एक दो का नाम लेने लगे थे, मैंने रोका, उन्हीं स्कूलों का आप अंबाला के लोग अगर बाईकाट कर दें कि भाई आप ये गलत काम कर रहे हो, पेरेंट्स को आप जागरूक करो कि उस स्कूल में वो एडमिशन ही ना लें, और स्कूलों में एक बार जाके देखें। ठीक है, क्यों जी, ऐसा नहीं आप कर सकते कि हम वैसे ही करेंगे, वो खराब पता है क्या है, उस दुकान से सौदा लेना ही छोड़ रूटीन दें। के अंदर अभी प्रदुमन जी ने एक बात की थी कि आपके पास कितने लोग आते होंगे इस चीज के लिए, कि फीस के लिए, हर साल तो कोई नहीं आ रहा। अभी ये तो इस महामारी की बात चल रही है सर, इस महामारी में लोग परेशान हैं। उससे पहले लोग उठाते हैं बातें, किस चीज को उठाते हैं कि फीस ना बढ़ाई जाए, बुक्स का हमारे ऊपर प्रेशर ना बनाया जाए कि हम यहीं से खरीदें, क्योंकि वही बुक्स जो 200 रुपए की एक दुकान से मिलती है वो 50 रुपए की एक दुकान से मिलती है। लेकिन हम लोग जब तक उस दुकान के स्टैंप लगे बच्चा स्कूल में बुक्स नहीं लेके जाएगा तो मान्य नहीं होगा। ये सवाल मैं बताना चाहूंगा आपको जी जी, इसी के साथ आज जो कोरोना का संकट है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जो मैंने प्रत्यक्ष देखा है जी। एक गरीबी रेखा से नीचे वाला बच्चा, इस कोरोना की इससे पहले की बात कर रहा हूँ, जहां तक स्कूलों की बात है, चलो आज तो वो ये दुहाई दे रहे हैं कि हम तनख्वाह कैसे देंगे, उसके साथ बांध देते हैं चीज को जी। सवाल यह है कि ताकि वो टीचर जो है, उनके जो बच्चे हैं, उनके परिवार जो है उनके साथ जुड़ जाएं, इस कारण से उनको एक किस्म से उनको थ्रेटनिंग है कि हम आपको नहीं देंगे। वालिया जी 2 बार एक गरीब बच्चे जिसके अंदर एक लड़की थी, 2 बार उसने पास किया, 134A में टेस्ट पास किया जी, और एक प्रतिष्ठित अच्छे स्कूल के अंदर पास करके जब एडमिशन लेने के लिए गए जी, जैसे कहते हैं मेंटल टॉर्चर कैसे होता है, जी, जी। 10 चक्कर लगवाए गए उसके माँ बाप को, उसको ये बताया गया कि हम इन बच्चों को अलग बिठाएंगे कि हमारे बच्चों के लेवल के नहीं है ये लोग। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, कुछ परसेंटेज रखी कि जो वो बच्चे आएंगे जो सामान्य गरीब परिवार के बच्चे भी जो बड़े स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक सुविधा दी। उसके अंदर क्या रोना रो दिया गया, हमारा पैसा नहीं आया। अरे भाई तुम उनको दाखिल तो करो, अपने पैसे के लिए डिमांड करो। इतना शोषण हुआ, आखिरकार मजबूर होके आज भी मैं उनके वाले किसी दिन कहो मैं आपके सामने बिठा सकता हूँ बच्चों को और उनके पेरेंट्स को, आज भी वो बच्चे दोबारा से जाकर उन्होंने अपना सेशन खराब किया था, कहते हैं आखिरकार उनके आंसू आ गए कि हमारा तो पिछला स्कूल भी खराब हो गया। इस तरह के तो शोषण ऐसा है। कोरोना में कहा फीस माफ कर देंगे, आपने कोई नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत बड़ी बात की। अगर आप हमारे स्टूडियो में जब मर्जी वो बच्चों को लेकर ऐसा एक हम नहीं, दिखाएंगे, हजारों बच्चे इस तरह के तो आपने मीडिया सारा में बच्चे होगा, होगा, ये जो शहर लोग होगा। इस चीज के लिए परेशान रहे हैं, उनको बस सुविधा नहीं दी एक चीज हमारे संजय सेठी जी ने मैसेज आया है उनका, बहुत बढ़िया। उन्होंने क्या वालिया जी, कहना आसान है, आपने कह तो दिया कि स्कूल में उन स्कूलों में बच्चे ना भेजो। अगर हम उन स्कूलों में बच्चे नहीं भेजते तो दूसरे कौन से स्कूल उनको लेंगे। यहाँ ये बात बिल्कुल बहुत बड़ी इन्होंने बात की कि अगर स्कूल वाले अपनी यूनियन बना सकते हैं कि मेरे स्कूल का बच्चा आप जल्दी जल्दी दाखिला मत देना, आपके स्कूल का आप दाखिला मत देना,
इसकी तो लड़ाई आपको मिल के पेरेंट्स को लड़नी पड़ेगी। अभिभावक संघ बना और हुआ है। दूसरा एक चीज मैं और आपको बताऊं, हमारा सच का दर्पण है। हमारा अम्बाला में बहुत, पूरे हिंदुस्तान में इतने चैनल हैं, इतने यूट्यूब चल पड़े कि हर एक गली मोहल्ले में भी लोग चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि हर एक आदमी अपना कार्य कर रहा है, अपने काम में लगा हुआ है, हमें सहयोग करना चाहिए। कोई सच की बात करता है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हमने अपने चैनल का नाम ही सच का दर्पण रखा है। अगर इस तरह की समस्या अम्बाला के लोगों की है तो हमारा चैनल सबसे आगे होके ये लड़ाई अम्बाला की लड़ेगा। चाहे जद्दोजहद में हमें रोज रात तक चाहे डिस्कशन क्यों ना करनी पड़े, अगर पेरेंट्स आना चाहें, कोई भी पेरेंट्स आके यहाँ बात रखना चाहे, मनोज जी आपके थ्रू जब मर्जी आप पेरेंट्स को, बच्चों को लेकर आए, हम लाइव उनकी तस्वीर, उनकी बात प्रशासन तक रखेंगे। प्रशासन हम रखेंगे, हमारे प्रशासन तक, हमारी सरकार तक वो बात रखेंगे। प्रदुम्न जी जैसे आपने 2 बच्चों की बात की जी, आप जब मर्जी लेकर आइए, हम लाइव दिखाएंगे बहुत से बच्चे हैं, और अगर कोई स्कूल अपना पक्ष रखना चाहे हम वो भी तैयार हैं, वो भी हम उनका भी पक्ष, स्कूल का पक्ष मैंने बता दिया जी। पर्दे के पीछे मीडिया के अंदर आया, उन्होंने ओपन मीडिया के अंदर कहा है, उन्होंने थ्रेट किया सरकार को कि पहले हमारी रिइंबर्समेंट करो और हम उसके बाद हम दाखिला देंगे, नहीं तो हम दाखिला नहीं देंगे। लेकिन उस गरीब बच्चे ने क्या गुनाह किया था, ना तो वो रिइंबर्समेंट करवाने वाला। जी मेरी बात सुनिए, आपने बहुत बड़ी बात की कि हमने जैसे बताया था कि अम्बाला के 11 प्रिंसिपल्स के साथ मेरी अपनी पर्सनल बात हुई टाइम टू टाइम, अभी हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर। उनमें से 9 का ये कहना था, बहुत सॉफ्ट थे कि बच्चों, पेरेंट्स के साथ पूरी हमदर्दी है, बच्चों के साथ है, उनकी मैनेजमेंट भी तैयार है सब कुछ करने के लिए। लेकिन 1-2 स्कूल होते हैं जो जिसकी वजह से सभी कहते हैं ना कि एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है, वो अम्बाला में हो रहा है। अगर हमारी बात अम्बाला के विधायक माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब या कोई भी सुने तो उससे इसका हल निकल सकता है। अभी ढूले बेरों का कुछ नहीं, अभी भी समय है, सारा कुछ हो सकता है। मेन चीज जो मैं आपको बताऊं, आपने जैसे 134 या 134 ए फार्म की हम बात कर रहे थे, जिसमें गरीब बच्चे CBSE स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। उसका ये है कि हर एक स्कूल में 10 या 20 बच्चे जा सकते हैं। उनकी जो फीस है सारी सरकार देगी, ठीक सर। उसमें क्या है कि कई सालों का बकाया हरियाणा गवर्नमेंट के पास बकाया पड़ा है। वो स्कूलों की प्रिंसिपल्स का, मैनेजमेंट का ये कहना है लाखों रुपए का बकाया पड़ा है जो हरियाणा सरकार ने अभी नहीं दिया। तो वो कहते हैं कि अगर हम और ले लें, इस तरह की। गरीब बच्चे का क्या कसूर है? जैसे आज कानून की बात वो पढ़ा रहे हैं पाठ कि कानून नहीं है, आप कानूनी तरीके से लो सरकार से, लेकिन उस गरीब के बच्चे को क्या गुनाह है? उसने टेस्ट पास किया, एक सपना संजोया कि यार मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में चला जाएगा, उसका जब सपना टूटा उसकी भरपाई कौन करेगा? एक चीज हम अपने व्यूअर्स से करें, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि अगर भाई मेरा बच्चा हो और मैं ये सोचूं कि इस बच्चे को मैंने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। आजकल वो समय खत्म हो गया कि 5-5, 6-6 बच्चे थे, एक सी ड्रेस पवा देते थे, पता लग जाता था ये रंजे के हैं, ये शिव कुमार के हैं, जस्सा सिंह के हैं, ऐसे पता लग जाता था। इतने बच्चे होते, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे। आजकल तो प्रदुम्न जी 1 या 2 बच्चा होता है। और मोस्टली हमारी हिंदू फैमिली, अगर हम बात करें, हम अपने घरों की बात करें, 1 या 2 बच्चे ही हैं, नहीं तो अमूमन 1 ही बच्चा है। और हर एक पेरेंट्स ये सोचता है कि इस बच्चे को मैं अच्छी शिक्षा दूं, अच्छी जगह पढ़ने जाए। और जब उसको स्कूल में इस तरह की जाकर देखना पड़े, इस तरह धक्के खाने पड़े कि भाई फॉर्म वहां से लो, वहां जाके भरो, तो उस पेरेंट्स पे क्या गुजरती है? अगर उस पेरेंट्स की वो आपका बच्चा हो तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? सर इसमें भी गलती सरकार की है। पॉलिसियां ऐसी लाके सरकार अपनी पीठ तो थपथपा देती है, लेकिन उसके बाद अगर दिक्कत स्कूल को आती है तो सरकार की तरफ से आती है। सर सरकार बनाने वाला कौन है? सर जनता जाएगी कहाँ? ये जनता की आवाज जाने के लिए सरकार बनाती है ना जी, जनता सरकार बनाती है, लेकिन सारी जनता की आवाज एक करने के लिए ही हमारा मीडिया है जी। बोले जी अगर मीडिया ना हो तो जनता की आवाज एक दूसरे को समझ ना आए, सुनी ना जाए कि कहाँ क्या आदमी की क्या बात चल रहा है। एक हमारे साथी ने लिखा है, भाई मैं तो बड़ा उत्सुक हूँ ये बात पूरी हो हमारी, मैं अम्बाला की जनता की बात कहूँ, मैंने कोई ऐड नहीं लेनी अपने चैनल की, मैंने किसी का काम नहीं करवाना, मैंने किसी को नौकरी नहीं लगवानी,
विकास जी, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। आपने कहा कि आप एक सेशन रखें, उसमें अम्बाला के एमएलए से ये बात करें। भाई साहब, आप ही रुकवा दो, हम तो कह कह के मैं तो बहुत कहा कि हमारे साथ बात कीजिए, हम आ जाते हैं अगर आपके पास काम ज़्यादा है। विकास जी, अगर आप ये बात कराएं, मैं अम्बाला की जनता की, अम्बाला की पेरेंट्स की तरफ से सिर्फ मैं ही बात करूंगा, हमारे विधायक साहब आ जाएं, जब मर्जी बात करें, इसका कुछ ना कुछ हम हल निकालें, कुछ सोल्यूशन निकालें, अम्बाला की जनता की बात करें। फिर वो ये आ जाता है कि वाले जी आप हर एक बात में बात कर देते हो अम्बा माँ की। मेरी माँ है अम्बा, अम्बाला बसा ही अम्बा देवी के नाम से है, सरस्वती माँ के नाम से, सरस्वती देवी है जिसके नाम से शिक्षा जग चलता है, विश्व गुरु रहे हैं हम। और अम्बाला में ये हो जाए कि बच्चों की एडमिशन तक ना स्कूलों में हो, मैं कह रहा हूं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अम्बाला में 2 या 3 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने सारे स्कूलों को बदनाम कर दिया, सारे स्कूलों को कटहरे में खड़ा कर दिया। पेरेंट्स दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सुबह 7 बजे निकलते हैं बच्चों की एडमिशन के लिए, लोगों के पास जाते हैं फीस के लिए कि भाई हमें आज हमारी तनख्वाह दे दो। कपड़ा मार्केट के कई लोग मेरे पास, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे क्योंकि मैंने ये रुका हुआ था कि ये डिस्कस मैं फिर करूंगा। कपड़ा मार्केट के अंदर जो हमारे साथी जो काम करते हैं दुकानों के ऊपर, उनको आधी सैलरी मिली है, कईयों को काफी कुछ काट के मिला है, उनके बच्चों की फीस वो नहीं भर पा रहे, उनके घर में अन्न का दाना तक नहीं था। सरकारों ने दिया, जहां दिया उनको पता है कहां कहां दिया। हमारी समाज सेवी संस्थाएं अगर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना चलती तो अम्बाला में या हरियाणा में या पूरे हिंदुस्तान में पोजीशन ही कुछ और होती। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये कहीं विस्फोट टाइप ना बन जाए। इसको माँ बाप की हमें सुननी चाहिए, पेरेंट्स की हमें सुननी चाहिए। विकास जी, अगर आप हमारी सीटिंग कराते हो, हमारी बात कराते हो, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के संबंधे, हम उनमें से हैं। मानस की सभी जात पहचान, हम उनमें से हैं। सर, हमारे को अगर ज्ञापन देना पड़ता है, हम विधायक जी को ज्ञापन देने को तैयार है, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने को तैयार है इस चीज के लिए, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के और एक ये बहुत बड़ी ललित बंसल जी हैं हमारे साथी, कोई ये हमारे व्यूअर्स हैं, ये लिख रहे हैं, सर अम्बाला शहर का एक स्कूल, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, अम्बाला शहर का एक स्कूल मालिक टीचरों के खाते में 15,000 सैलरी डालता है, फिर उनके एटीएम इस्तेमाल करके 9,000 रुपए निकाल लेता है। मैं फॉर्म नंबर 6 में क्या सत्यापन नहीं होता, वो यही बात मैं आपको बोल रहा था कि जो उसमें दिखाया खर्चे दिखाए जाते हैं, क्या वो सच्चे दिखाए जाते हैं? वो यही बात मैं बोलना चाह रहा था। उस वक्त तुम्हारी बात चेंज हो गई थी कि उसमें सच्चाई में खर्चे जो दिखाए जाते हैं वो होते नहीं। सर, एक हमारे विकास सेठी जी हैं, वो लिख रहे हैं, सेठी जी मुझे आपकी बात सुन के आज आनंद आ रहा है, अगर आप ये बात हमारी पूरी कर दें। जैसे हम द्वापर की बात करें, मैं तो बिदर हूँ, मेरे स्टूडियो में कभी भी आप कृष्ण को ले आए तो मुझे बहुत खुशी होगी, हम उनका इंटरव्यू भी लेंगे, उनसे बात भी करेंगे, समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आपने लिखा है सदेवा जी की सेक्टर 9 एसोसिएशन मेंबर हूँ, ये कोई आपकी एसोसिएशन के मेंबर हैं जी? सुनने वाली बात है भाई साहब। सदेवा जी की सेक्टर 9 एसोसिएशन मेंबर हूँ, हैव कंडक्ट स्पोर्ट रैली एज वेल, हैव लिंक टू असीम जी, सो नॉट डिफिकल्ट टू अप्रोच हिम दिस वे। बिल्कुल विकास जी, मैं तो दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से ये कह चुका हूं कि हमारे माननीय विधायक महोदय को इस ज्वलंत मुद्दे के ऊपर आगे आना चाहिए। मैं अपनी एसोसिएशन की ओर से भी उसका चेयरमैन होने के नाते, शक्ति मंच की हमारी संस्था है उसका अध्यक्ष होने के नाते, या अन्य संस्थाओं के जिनके भी साथ में जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हम लोग भी अभिभावकों को, हम अभिभावक भी हैं और अभिभावकों से मिलते हैं और उनकी समस्या को बहुत नजदीक से हम भी देखते हैं। वालिया जी भी हर चीज को बहुत ही बारीकी से देखते हैं। तो मैं तो विकास जी उनको बिल्कुल अनुरोध करूंगा और दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से भी करूंगा और निजी तौर पे भी, जैसे उन्होंने हमारे पे अगर ये एक्सपेक्ट किया है कि मैं कर सकता हूँ, तो आई विल ट्राई विद माय बेस्ट कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस समस्या का समाधान करवाएं। विकास जी, इससे पहले कि हमारे जो मेहमान हैं ये आगे बात रखें, मैं सिर्फ एक बात आपको कहूंगा कि यू आर ए जेन्युइन पर्सन, यू आर ए जेम अमंग पर्सनैलिटीज।
कि अगर आप हमारे स्टूडियो में आओ, कभी भी आओ, मैंने पहले कहा था ये स्टूडियो दीप एक्सप्रेस न्यूज स्टूडियो पूरे अंबाला वासियों का स्टूडियो है। अपनी कोई भी बात, किसी तरह की भी बात ठीक होनी चाहिए, जायज होनी चाहिए। यहाँ आकर रखे, हम उसका पूरा सहयोग करेंगे, साथ देंगे। उसकी बात, पब्लिक की बात प्रशासन तक और प्रशासन की बात पब्लिक तक, विधायक तक हम जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहें तो इतना आपने ज्ञानवर्धक आज बातें बताई, जैसे एनसीईआरटी की और बातें लोगों को मालूम तो है, लेकिन कई बार डिटेल में नहीं पता होता। आप अगर आना चाहें, आपका हम स्वागत करेंगे। आप आकर अपनी बात रख सकते हैं, और अगर आप बात विधायक जी से करवा दें या जैसे आप ठीक समझें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टूडियो हमारा बाद में है, आपका पहले है। हम बात करते हुए मनोज जी, आप बात कर रहे थे, फिर वही बात के पेरेंट्स इकट्ठे करने की ये दिक्कत। सर पेरेंट्स तो ये ज्वलनशील मुद्दा हो पड़ा है। पेरेंट्स तो एकदम से सड़कों पे उतरने वाले हैं इस बात को लेके, अगर उनकी बात को सुना नहीं गया जी। पेरेंट्स तो सड़कों पे उतरने वाले हैं, क्योंकि उनको कोई इसके अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। रास्ता इसलिए दिखाई नहीं दे रहा कि सबसे पहले तो अगर किसी के 2 बच्चे हैं, उसके लिए 2 मोबाइल चाहिए थे ऑनलाइन क्लासेस के लिए। जबकि हमारे शिक्षा विभाग के महावीर सिंह जी जो प्रधान सचिव हैं, उन्होंने महावीर सिंह जी ने कहा था कि एनसीईआरटी की किताबों के लिए भी और दूसरी उसके लिए भी, हरियाणा बोर्ड के लिए भी जी, कि उन्होंने न्यूज चैनल्स के बारे में बताया, उसके बारे में जो एजुकेशन उसके लिए जो सेट किए गए थे, वो सारे सेट किए गए थे कि आपने इस न्यूज चैनल पे ये पढ़ाई जाती है जी। स्कूलों का या प्रशासन का कोई उस तरफ ध्यान नहीं दिलवाया गया, जबकि ये एडवाइजरी सरकार की तरफ से आई थी थोड़ी सी। जी। ये क्यों नहीं बताई जाती? क्योंकि ये सब मिली भगत होती है। उनको खर्चे मोबाइलों पे भी करने पड़ गए, उधर से फीस के ऊपर भी करने पड़ गए। पेरेंट्स को उलझाया जा रहा है जी, पेरेंट्स को उलझाया जा रहा है इस चीज को। एक चीज पेरेंट्स तो अपने आप ही उलझते हैं। जो हमारे व्यूज हैं बहुत अच्छे, उन्होंने ललित बंसल जी हैं, वो लिखते हैं, सर हर वर्ष प्राइवेट स्कूलों में बुक्स का मुद्दा हावी रहता है, जैसे ही जून जुलाई आता है मुद्दा गायब हो जाता है, फिर अगले साल यही मुद्दा शुरू हो जाता है, किताबें जी, वर्दी जी, किताबें जी। सर उस टाइम पीक पे होती है वो बात, क्यों होती है कि उस टाइम पेरेंट्स के पैसे खर्च होते हैं, पेरेंट्स परेशान होता है, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर के पैसे पूरे क्लियर किए होते हैं और नेक्स्ट ईयर की उनकी शुरुआत होती है जी। शुरुआत में वो लोग तंग होते हैं, उनके दिल से आवाज निकलती है कि यार आप लोग परेशान कर रहे हैं। जब उनको बताया जाता है कि ये बुक्स या ये यूनिफॉर्म अगर आप फलानी दुकान से ना लेके फलाने के पास से लोगे तो 200 रुपए कम मिलेगी आपको, ये बुक्स आप फलानी जगह से ना लेके फलानी जगह से लोगे तो ये बुक्स आपको इतने मिलेगी। उनके ऊपर आज एक उसमें दिखा रहे थे, सोशल मीडिया पे चल रहा था, गुड़गांव के एक स्कूल ने जो बुक्स दी हैं अपनी तरफ से जी, तो उसने जो उसका रियल प्राइस टैग था उसके ऊपर, ये तो आम चीजें हैं भाई साहब। एक जगह क्यों, हर एक स्कूल में मेन चीज ये, क्योंकि घड़ी नहीं रुकती, घड़ी अपने हिसाब से चलती है। हमारा टाइम जो काफी ज्यादा हो गया। एक चीज लास्ट में, इससे पहले कि आप कुछ कहें, प्रदुमन जी आधा, फिर वो आप कहेंगे मुझे आधा मिनट देते हो, कोई नहीं। आधे मिनट में आप क्या लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, इसको हम अभी जारी रखेंगे। बिल्कुल, ये मुद्दा एक बहुत ही ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो दीप एक्सप्रेस न्यूज जो चैनल है हमारा, एक प्रतिष्ठित चैनल है अम्बाला का, जो सच का दर्पण है, और इस सच के दर्पण को दिखाकर जो है एक आईना दिखाना पड़ेगा सरकार को भी और प्राइवेट स्कूल्स को भी, अभिभावकों को भी। और जहाँ तक मैं एक बीच में ललित बंसल जी ने हमारे एक सवाल किया था कि ये मुद्दा हर बार उठता है, जून जुलाई में जाके खत्म हो जाता है। मैं ललित बंसल जी को एक बात, आपके जो व्यूअर हैं एक अच्छे, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता के आंदोलन कितने चले, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ समय समय पर दी, लेकिन आखिरकार जाकर सन 1947 में देश को आज़ादी तो मिली थी। आप सकारात्मक सोच के साथ इस लड़ाई को लड़िए। संघर्ष हर साल होते रहे होंगे, हो सकता है अब इसका वो समय आ गया हो कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। और जब हमारे मीडिया के हमारे साथी, बहुत से मीडिया के लोग इस मुद्दे के ऊपर बहुत कवरेज कर रहे हैं, जब मीडिया जनता की आवाज़ बनकर इस मुद्दे को लेकर जाएगा तो निश्चित तौर पे सरकारें भी जागेंगी और हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स की जो संचालक हैं
वो भी जागेंगे और वो दिन आएगा कि इस समस्या का एक स्थायी समाधान जो है वो निकल पाए। बहुत अच्छे। मनोज जी, लास्ट में आप क्या कहेंगे एक आधे मिनट? सर मैं लास्ट में एक बात पब्लिक को और प्रशासन को, सर मैं एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले संस्थाओं को एक बात कहना चाहूँगा कि अमीर स्कूल की संस्था है जी, जो दून स्कूल है, उसकी संस्था ने अपने अमीर बच्चों के लिए 3 महीने की फीस माफ की है। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी एक मिसाल बनो, एक मिसाल बनो कि हमने अपने स्कूल के बच्चों की सबसे पहले देखना ये है कि सबसे पहले दून स्कूल कहाँ, जो मोहाली में है? देहरादून में हम सल्यूट करते हैं दून स्कूल को कि उसी के तर्ज पे पूरे हरियाणा में अगर हो जाए। हाँ, आगे बात करें। तो आप मिसाल बनो। संस्था के जो स्कूल बने थे वो शिक्षा के मंदिर के तौर पे चलाए गए थे, हर वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल बने थे वो। तो आप उन स्कूलों में से एक पहले जो उठ के स्कूल आएगा हम उसको सल्यूट करेंगे, और आपको एक मिसाल बननी चाहिए और लोगों को इसके लिए राहत देनी चाहिए कि भाई मैंने हमारे स्कूल की संस्था ने इन बच्चों की फीस माफ। बहुत अच्छी आपने बात की। चलते चलते मैं एक बात करनी बहुत जरूरी समझता हूँ कि हमारे कुलभूषण शर्मा जी जो प्रेसिडेंट हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, जो ऑल ओवर इंडिया में 70,000 स्कूल के वो प्रेसिडेंट हैं, इसका मतलब कुछ काबिलियत है या बहुत बड़ी चीज है जो। और वो हमारे स्टूडियो में इंटरव्यू देने आए थे आज से कोई हफ्ता पहले, और उनका मैसेज आया है। उन्होंने कहा कि वालिया जी, आपके चैनल पे आने के बाद मैं कई चैनलों पे, नेशनल चैनलों पे भी गया हूँ, लेकिन जो मुझे सच का दर्पण आपके यहाँ नजर आया, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आपने इतनी बड़ी बात की। और शर्मा जी, आपने जाते जाते ये भी बात की थी कि मैं स्कूलों की ये गारंटी लूंगा। आपने बात की थी कि अगर कोई पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते, वो लिखित रूप में स्कूल में अपना एप्लीकेशन दें कि ये दिक्कत है, ये परेशानी है, और ये स्कूल हमारी फीस माफ कर दी जाए या हम आधी कर दी जाए, तो स्कूल करने के लिए तैयार होंगे। क्या ये उनका सजेशन गलत तो नहीं है? अगर मुझे दिक्कत है, मैं स्कूल में लिख के दे सकता हूँ, तो इसके बारे तो कोई वो नहीं होना चाहिए। शर्मा जी, आपकी बात हमने आज अपने चैनल पे भी रखी, आपने भी उस दिन रखी थी कि इस पे भी आप देखिए। और दूसरी बात, जहां तक अंबाला की बात रही, अंबाला के जो स्कूल हैं, मैं ये पता नहीं मेरा मन क्यों हामी सी भर रहा है। अंबाला का जो जैन समाज है, अंबाला का जो हमारे सनातन धर्म सभा है, अंबाला के जो आर्य समाज संस्था है, अंबाला के जो सिख समाजों की संस्था है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनको ये कहूंगा कि हम्बली रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे आए, और वो ये घोषणा भी कर देंगे जहां तक मुझे, क्योंकि मैं मिला हूं सबसे, जैन समाज के प्रेसिडेंट जो संस्थाओं के प्रेसिडेंट हैं, सनातन धर्म सभा के जो प्रेसिडेंट हैं, इसी तरह आर्य समाज संस्थाओं के जो प्रेसिडेंट हैं, सिख समाज की संस्थाओं के जो प्रेसिडेंट हैं, मेन स्कूल इन्हीं के हैं। अगर ये स्कूल एक तरफ होकर अपने उन्हीं के बच्चे, अंबाला के बच्चे, उन्हीं के, वो आप गार्डियन हो, प्रिंसिपल, टीचर और मैनेजमेंट तो उससे भी बड़ी गार्डियन होती है, उनका हाथ पकड़ें, उनको थोड़ा सहारा दें, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। और आप भी अपनी कोई बात अगर कोई मैनेजमेंट रखनी चाहे तो मोस्ट वेलकम। इस मुद्दे को हम 1-2 दिन में फिर लेकर आएंगे, आपको फिर तकलीफ देंगे, फिर हम बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा होता हुआ। मैं अपने व्यूअर्स को एक जानकारी और दूं, बहुत जल्द आप देखेंगे हमारा एक खास कार्यक्रम। अंबाला की जनता और देश विदेश की जनता उत्सुक है। कई हमारे व्यूअर्स ने बार बार हमें कहा कि 52 भगवान जो भगवान हुए हैं और जिन्होंने आकाश, पृथ्वी, पाताल तीनों नाप दिया था, राजा बलि का उद्धार किया था, अंबाला में उनका 3 दिन का मेला लगता है। उस जहां पे वो मेला लगता है, उस सरोवर के बारे, उसका क्या आगे कार्य चल रहा था, कैसे सनातन धर्म सभा उसको इतना बड़े वट वृक्ष को सांप के उस मेले को करती है, ये सारा हमारे चीफ कैमरामैन राजेश चोपड़ा व उनकी टीम के द्वारा और हमारे द्वारा वो तैयार किया गया है। बस इंतजार की घड़ियां आपकी खत्म है। हम जल्द ही 1-2 दिन में वो प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहे हैं, जरूर देखिए। उसमें अंबाला की जनता का क्या सहयोग रहा, हरियाणा गवर्नमेंट का क्या सहयोग रहा, क्या कमी रही, क्या उसमें होना चाहिए था, क्या उसमें हो रहा है, ये सभी बातें भी हम लेकर आएंगे। ये जरूरी था मेरा आपको बताना। उसके अंदर सनातन धर्म सभा के मेंबरों की भी हमने बातचीत रखी है
क्या क्या हुआ, प्रशासन की तरफ से लोगों का क्या कहना है, वो हमने सारी बात रखी है। और अंत में मैं फिर इसी स्कूलों के मुद्दे पर आता हुआ भाई साहब शर्मा जी, मनोज शर्मा जी, अम्बाला की जनता आपको साधुवाद देती है कि आपने ये कार्य उठाया, ये बीड़ा उठाया कि नौजवान हो, लगे रहो, आखिर संघर्ष करो, जीत आपकी होगी, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हाँ, ये देखने में आया कि कई अलग अलग तरह के लोग होते हैं, हमारे व्यूज़ ये देख रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, बात कुछ करते हैं, अंदर जाके बात कुछ कराते हैं। मनोज जी, ऐसा अमूमन होता है हमारे हिंदुस्तान के साथ, तो खास तौर पर होता है कि बाहर पब्लिक में कुछ कह देना, अंदर बैठ के जब बात चलती है कुछ और बात निकल कर आती है सामने। मनोज जी, आप नौजवान हो, आपने अगर इस संघर्ष में पड़े हो, इतना बड़ा आप बीड़ा उठा के चल रहे हो, जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो एक ऐसी मिसाल, अच्छी मिसाल पेश करें जिससे लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज आए और मनोज जी पे लोगों का विश्वास बने। और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स एसोसिएशन जब मिलने जाती है तो उसमें ये होता है कि मेरे बच्चे की फीस माफ हो जाए, बाकी ऐसी तैसी नहीं, और ये अमूमन हुआ है, मैंने देखा है। सर, इसलिए आपसे तो सबकी लड़ेंगे, लड़ेंगे तो सबकी लड़ेंगे जी। हम धन्यवाद करते हैं दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल सच के दर्पण का, जिन्होंने हमारी अपने दिल की बात रखने का मौका दिया, लोगों की बात रखने का मौका दिया। आप भगवान करे आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, लोगों की आवाज उठाए, लोगों का साथ कंधा बने। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में मैं एक चीज़ और कहूँगा, जो भी हमारे व्यूअर्स आते हैं, कि कोरोना महामारी चल रही है। आज से अगर हम कहें 2 घंटे पहले अम्बाला को कोरोना फ्री था, लेकिन अभी अम्बाला में कुछ केस आए हैं। महामारी उन्हें भी ठीक करे और जल्दी ये मुसीबत अम्बाला से दूर करे, हमारे हरियाणा से दूर करे, हमारे हिंदुस्तान से दूर करे, विश्व का कल्याण हो। जैसे हमारे आम पुरातन समय से हम कहते आ रहे हैं कि विश्व का कल्याण हो। और हमारे साथ जैसे 2 हमारे मानव बैठे हैं, अम्बाला के प्रशासन को, प्रशासन के साथ साथ जो समाज सेवी संस्थाएं लगी हुई हैं, प्रशासन को और समाज सेवी संस्थाओं को हम तीनों सल्यूट करते हैं, जिन्होंने इस घड़ी में पूरा लोगों का ध्यान रखा, लोगों तक खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया, दवाइयाँ पहुंचाई। और इसी तरह हम अम्बाला पुलिस का, अम्बाला के एसपी व अम्बाला की पूरी पुलिस को हम सल्यूट करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस महामारी में वो दिन रात लगे हुए थे। अम्बाला की पूरी जनता, देश की पूरी जनता इनके साथ है, पुलिस वालों के साथ है। और इसी तरह हम अम्बाला के सीएमओ कुलदीप सिंह और उनके साथ जितना भी नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, मेडिकल स्टाफ है, सभी को हम सल्यूट करते हैं कि इसके साथ साथ आपके। और इसमें एक चीज़ बस बाद में आप अपनी बात रखना, हम म्यूनिसिपल कमेटी के, म्यूनिसिपल परिषद के जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, खास तौर पर हम उन्हें सभी को सल्यूट करते हैं कि जिन्होंने इस कोरोना वॉरियर्स बनकर जो आगे आए और जो कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं 3 लोगों को और मैं बात करता हूं अमूमन, जो जरूरी भी है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले किट जो डॉक्टर्स को या नर्सों को या समाज सेवी लोग जो आगे लेकर निकल के आए, उसमें हमारे जो बार एसोसिएशन के प्रधान रोहित जैन जी हैं, वो और उनकी टीम लेके निकली थी। हम रोहित जैन जी, आपकी और आपकी कांग्रेस टीम को सलाम करते हैं। इसी तरह हम ब्लड डोनेशन कैंप, जो सबसे पहले हमारे अम्बाला के विधायक असीम गोयल जी ने ब्लड कैंप लगवाया, हम लगवा भी रहे हैं ब्लड के, हम उन्हें भी इसलिए सल्यूट करते हैं। इसी तरह हम सल्यूट करते हैं विनोद शर्मा जी को, जिनकी टीम सबसे पहले लगी विनोद शर्मा जी की सैनिटाइज करने के लिए। अम्बाला में सैनिटाइज का जो काम किया, कर तो सभी रहे हैं, लेकिन ये होता है कि बिल्ली के गले में घंटी को उड़वाते हैं, सबसे पहले कौन निकले? हम विनोद शर्मा जी तुम्हारी टीम को भी सल्यूट करते हैं। और हम सल्यूट करते हैं, आज मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की, जिनके नेताओं ने सबसे पहले राशन की पैकअप करके एरियो में राशन, सूखा राशन बांटना शुरू किया था। उसके बाद तो प्रशासन और सभी शुरू हो गए थे। हम सल्यूट करते हैं हिम्मत सिंह व उसकी टीम को। और अंत में आप क्या कहना? मैं सर सबका नाम लिया आपने, एक वर्ग हाँ, जो प्रेस से रिलेटेड हमारे भाई हैं,
जो अपनी जान को जोखिम में डाल के हर तरीके की खबर, हर तरीके का जो हमारे को आज एक एक चीज का अपडेट मिल रहा है वो निकाल के लाते हैं। हम उनको भी सल्यूट करते हैं। बहुत बढ़िया। हम क्योंकि प्रेस के सभी साथियों का जिन्होंने इतनी दिक्कत में देखते हुए भी दिक्कत दूर करते हुए लोगों का साथ दिया, लोगों के लिए आवाज बन के सामने आते रहते हैं और करते हैं। धन्यवाद। और जैसा हमारी रवायत है, हमारे स्टूडियो में कोई भी मेहमान आता है, किसी भी बातचीत करने के लिए मेहमान आता है, हम उसका दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से स्वागत करते हैं। अपने एक छोटा सा मोमेंट या मेडल हम उसको देते हैं। ये हमारा एक मेडल है कि जब भी आप इस मेडल को देखें, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ को याद रखें। और बहुत जल्द जैसा आपने कहा हम इस पे दोबारा डिस्कस करेंगे और आपको जैसा भी हो आपको हम दोबारा यहाँ जरूर बुलाएंगे। धन्यवाद।